कहानी की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जहां साइलो 17 में बगावत चल रही है। उस साइलो के शेरिफ को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से एक मैसेज मिलता है कि जनरेटर डूबने वाला है, सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। आम जनता के पास यानी रेबल्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। वो शील्ड की हेल्प से आईटी और जुडिशियल टीम का सामना करते हैं और जीत जाते हैं। साइलो की आम जनता बाहर की दुनिया से बेखबर बड़ी कॉन्फिडेंटली साइलो से निकलती है, लेकिन सब टॉक्सिक हवा के कांटेक्ट में मारे जाते हैं। प्रेजेंट में जूलियट अपने साइलो यानी साइलो 18 की बाउंड्री क्रॉस करके साइलो 17 तक पहुंच जाती है। इस जर्नी में उसे साइलो 17 के उन सभी रेबल्स के हजारों स्केलेटन्स मिलते हैं जो पहले मर चुके थे। इसके बाद जूलियट साइलो 17 के गेट्स को क्रॉस करती है जो सीढ़ियों की तरफ ले जा रहा है। उसने ये गेट बड़ी ही आसानी से खोल दिया क्योंकि मैकेनिकल में उसे एक्सपीरियंस है। अब साइलो 17 के अंदर एंटर करने के बाद जूलियट को दो चीजें समझ आती हैं। उसके सूट का हीट टिप निकलने वाला है और उसका ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला है। प्रॉब्लम यह है कि वो सरफेस के बहुत पास है तो टॉक्सिक एयर उस साइलो में आ सकती है, इसलिए वो अपना सूट फौरन नहीं उतार सकती और उसके सूट में इतना ऑक्सीजन भी नहीं है कि वो साइलो के सबसे नीचे वाले फ्लोर तक पहुंच सके। वो रिस्क लेती है और किसी तरह विंडिंग स्टेयर के सेक्शन तक पहुंच जाती है, फिर अपने सूट को फाड़ देती है। हम देखते हैं यहाँ न तो ऑक्सीजन की कमी है और न ही जहरीली हवा है। ये सब प्रूव करता है कि ये सूट्स सिर्फ थोड़े ही वक्त के लिए बनाए गए थे ताकि जो भी इन्हें पहने वो साइलो के लोगों के सामने ही मारे जाएं। ऐसा करके साइलो के लोगों के दिल में डर बैठाया जा सके। सूट का हीट टेप पहले से ही फॉल्टी था और टैंक में ऑक्सीजन का लेवल भी इतना नहीं था कि पहनने वाला दूर तक ट्रैवल कर सके। अगर वो दूर तक जाते तो ये प्रूव हो जाता कि और भी साइलो और सर्वाइवर्स एग्जिस्ट करते हैं और इससे साइलो के अंदर और ज्यादा बगावत हो सकती थी। इसी वजह से अथॉरिटीज खराब हीट टेप प्रोवाइड करती थी, बट जूलियट बच गई। ये बात समझ नहीं आई कि लोगों को आखिर झूठा लैंडस्केप क्यों दिखाया गया। कुछ थियरीज कहती हैं कि ये इल्यूजन इसलिए है ताकि लोग ये सोच सकें कि वो साइलो के झूठ को एक्सपोज कर रहे हैं और सच के लिए लड़ रहे हैं, पर असल में उन्हें बाहर भेज दिया जाता है ताकि वो कैमरे के लेंस को क्लीन कर सकें और लोग बाहर का नजारा साफ साफ देखें। अगर ये सच है तो ये काफी क्रूअल है। जूलियट की स्मार्टनेस की वाकई दाद देनी चाहिए क्योंकि उसने अपने सूट के हीट टेप का फायदा सिर्फ ऑप्टिक सेंसर्स क्लीन करने के लिए नहीं उठाया जो जुडिशियल चाहती थी, बल्कि उसने साइलो 17 तक का सफर तय किया। हमने सीजन 1 में ये भी देखा था कि कैसे यंग जूलियट ने मैकेनिकल में काम करने का डिसीजन लिया जब उसकी मॉम की मौत हो गई और उसके डैड अपने दुख से डील करने के लिए अपने काम में फुल्ली बिजी हो गए। हमें दिखाया जाता है कि कैसे जूलियट ने वहाँ काम करना सीखा और शर्ली और वॉकर के साथ अपना बॉन्ड डेवलप किया, यानी मार्था के साथ। काम के पहले दिन यंग शर्ली जूलियट की मदद करती है और उसे बर्नी और ग्लैडिस से मिलाती है। शर्ली ने कभी ये रिवील नहीं किया कि जूलियट ने मैकेनिकल ज्वाइन क्यों किया। उसने बस इतना बोला कि जूलियट ने एक बेट हारी थी इसलिए उसे यहाँ नीचे शिफ्ट कर दिया गया। वो यहाँ काम सीखती है। आपको याद होगा ब्रोकन या अनवांटेड चीजें मैकेनिकल में भेजी जाती थी। ज्यादा वेस्ट भट्टी में जला दिया जाता, लेकिन कुछ चीजें रिपेयर होने लायक होती थी जो वॉकर के पास जाती थी। जूलियट को एक जरूरी एडवाइस ये मिली कि उसे पानी पीते रहना है जब तक उसका यूरिन क्लियर न हो जाए, क्योंकि अगर वो एक्सट्रीम हीट की वजह से डिहाइड्रेटेड हो गई तो वो बेहोश हो सकती है और उसके बाल स्कैल्प के साथ उखड़ सकते हैं। इस दौरान जूलियट को एक वेस्ट टॉय दिखा जिसे वो रिपेयर करना चाहती है, लेकिन सबने उसे मना किया क्योंकि उनके हिसाब से वो अपना वक्त बर्बाद कर रही है। पर जूलियट का फोकस उसी टॉय पर था, तो शर्ली ने टॉपिक चेंज करने के लिए उससे पूछा कि क्या वो उसके साथ रहना चाहती है। जूलियट ने उसका प्रपोजल काफी रूड तरीके से रिजेक्ट कर दिया, चाहे उसकी इंटेंशंस गलत ना हो, लेकिन फिर भी उसका रिस्पॉन्स शर्ली को हर्ट कर गया। बाद में मार्था ने जूलियट को ये पॉइंट आउट किया कि डीप डाउन में ज्यादा यंग लोग नहीं है और अगर वो शर्ली के साथ रहेगी तो उन दोनों की परवरिश एक साथ हो सकती है, बिना हर वक्त डेथ के बारे में बात किए, जो वहाँ रहने वाले हर ओल्डी का फेवरेट टॉपिक था। जूलियट और मार्था की कॉन्वर्सेशन ब्रीफली इस चीज पर रुकी थी कि क्या जूलियट को अपने टॉय को रिपेयर करना चाहिए या किसी और पुरानी चीज पर काम करना चाहिए। बात फिर से डेथ पर आई और मार्था ने कहा कि जूलियट को ये मान लेना चाहिए कि उसकी मॉम ने अपनी लाइफ खुद ली, बकायदा ये सोचने के कि वो खुद मरी थी, ये रियलाइज कराते हुए कि वो भी ओल्डीज की तरह बिहेव कर रही थी। मार्था ने एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसे बुरी सिचुएशन में किसी के साथ कम्युनिकेट करना हेल्प कर सकता है। शायद इससे इंस्पायर्ड होकर जूलियट ने टॉय को ठीक करके शर्ली को गिफ्ट किया, फिर दोनों के बीच दोस्ती हो गई। हम देखते हैं शर्ली जूलियट को एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ले जाती है जहां साइलो के ड्रिल्स रखे हैं। शर्ली ने बताया कि कैसे नॉक्स और उसके दोस्तों ने उसे वहां अंधेरे में छोड़ दिया था और वो किस तरह डीप डाउन में वापस आई।
जूलियट ने उसकी हिम्मत की तारीफ की और कहा कि अगर वो उसकी जगह होती तो शायद ये नहीं कर पाती। शर्ली ने बेसिकली ये कहा कि जब जीने की इच्छा मजबूत होती है तो इंसान हर मुश्किल को पार कर सकता है। प्रेजेंट में जूलियट को कुछ कपड़े और साफ पानी मिलता है। एरिया का टूर लेते हुए वो उस स्पॉट पर पहुंचती है जहां साइलो 17 के रेबल्स और जुडिशियल्स के बीच आखिरी बैटल हुई थी। साइलो का बाकी हिस्सा अंधेरे में है, लेकिन जुडिशियल के एरिया में रोशनी है। ऑब्वियसली इससे जूलियट की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो उस पार जाएगी, पर वहां जाने के लिए उसे रस्सी चाहिए। पता चलता है कि साइलो 17 के रेबल्स ने रेडर्स को ब्रिज से लटकाया था, पर गले से नहीं बल्कि उनके पेट पर रस्सी बांधी थी। शायद ये रेडर्स भूख से मर गए थे। जूलियट रेडर्स के स्केलेटन को ऊपर खींचती है और उनकी रस्सियां निकाल लेती है। फिर वो ब्रिज को क्रॉस करने की कोशिश करती है, बट वो नीचे गिर जाती है। बट लकीली साइलो के नीचे पानी होने की वजह से वो बच जाती है। उसे बस थोड़ी बहुत चोट आती है। ठंड से बचने के लिए वो फौरन कपड़े बदलती है और फिर दोबारा अपने मिशन पर लग जाती है। वो एक ब्रिज बनाती है और संभल कर दूसरी साइड पहुंच जाती है। जब जूलियट जुडिशियल के एरिया को एक्सप्लोर करती है तो उसे एहसास होता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार थी, क्योंकि वहां कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। वो रेबल्स के बनाए हुए ब्रिज का यूज करके वापस सीढ़ियों तक आती है। तभी अचानक उसे गाने की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज को फॉलो करती है। ये आवाज उस एरिया के एक वॉल्ट से आ रही है। वॉल्ट पर एक कोडेड लॉक है जो जूलियट को डोर ओपन करने से रोकता है। जैसे ही वो उस वॉल्ट से दूर हटने लगती है, एक मिस्टीरियस आदमी वॉल्ट के शीशे से दिखता है। वो जूलियट को धमकाता है कि अगर उसने फिर से डोर ओपन करने की कोशिश की तो वो उसे मार देगा। ये आदमी शायद साइलो 17 का अकेला सर्वाइवर है और उसके रिएक्शन से समझ आता है कि उसने बहुत मुश्किलों का सामना किया है। जूलियट भी उससे कुछ नहीं कहती। लगता है धीरे धीरे जूलियट और ये अजीब आदमी किसी समझौते पर पहुंचेंगे ताकि ये दोनों मिलकर साइलोज और न्यूक्लियर हेल्थस्केप के सच का पता लगा सकें। अब वापस साइलो 18 पर फोकस करते हैं। जूलियट ने हिल क्रॉस करके इम्पॉसिबल काम कर दिखाया, जिस वजह से साइलो 18 में केओस मच गया है। सीजन 1 की एंड में हमने बर्नार्ड को देखा था, जो जूलियट के बचने से काफी शॉक था। वो फौरन सर्वर रूम भागता है। पता चलता है कि बर्नार्ड के पास जूलियट जो देख रही है उसकी फुटेज है। इस फुटेज में वो साइलो 17 के सामने हजारों स्केलेटन्स देख लेता है, जो उसे अंदर से हिला देता है। इसके बाद बर्नार्ड एक स्पेशल रूल बुक खोलता है जिसको द ऑर्डर कहते हैं। उसमें लिखा है कि अगर कोई इंसान कैमरास क्लीन करने से मना करे तो अथॉरिटीज को वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। साइलो में अचानक अलार्म्स बजने लगते हैं। बर्नार्ड सर्वर रूम से निकलता है। लोगों को घर वापस भेजने के लिए ऑटोमेटेड मैसेज चल रहा है जो सिम्स ने सेट किया है ताकि रिबेलियन न हो। ये सब इसलिए कि जूलियट ने ऑप्टिकल सेंसर्स क्लीन करने से मना कर दिया था। सायरन की आवाज से मैडॉज उठ जाती है। जैसा कि हमें पता है मैडॉज जुडिशियल की हेड है, लेकिन ये रोल सिर्फ नाम का है। असलियत में जुडिशियल बर्नार्ड के अंडर है और मैडॉज का रोल बस लोगों को ये दिखाने के लिए है कि बर्नार्ड एक डिक्टेटर नहीं है। सीजन 1 में मैडॉज पॉल बिलिंग को नए शेरिफ के रूप में अपॉइंट करने की कोशिश कर रही थी। वो जूलियट, मेयर रूथ और डेप्यूटी मांस की रिबेलियस एक्टिविटीज से खफा थी, लेकिन मेयर रूथ और डेप्यूटी मांस की मौत के बाद मैडॉज एकदम खामोश हो गई। जूलियट को समझ आया कि रियल पावर बर्नार्ड और सिम्स के हाथों में है। अब बर्नार्ड सिम्स को बोलता है कि कर्फ्यू अनाउंस करो और लोगों के साथ इमरजेंसी मीटिंग सेटअप करो। बर्नार्ड सिम्स को टेम्परेरी शेरिफ की पावर्स दे देता है और बोलता है कि अपने ऑफिसर्स के साथ जाकर जूलियट के डैड पीट को अरेस्ट करे। बर्नार्ड को लगता है कि शायद पीट को पता हो कि जूलियट का प्लान क्या था। बर्नार्ड सिम्स को ये भी बोलता है कि डीप डाउन के कुछ लोगों को गिरफ्तार करे, जैसे मार्था और उसकी एक्स वाइफ कार्ला को, क्योंकि इन्होंने जूलियट को गुड हीट टेप दिया था। यही टेप जूलियट को साइलो की बाउंड्री क्रॉस करने में मदद करती है। अगर जूलियट नॉर्मल टेप यूज करती तो वो सरवाइव नहीं कर पाती। पहले जो लोग साइलो से बाहर निकले, स्टैंडर्ड टेप ही उनके मौत की वजह थी। उधर डीप डाउन के कैफेटेरिया में लोग बहुत ज्यादा हंगामा कर रहे हैं। हैंक उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन नॉक्स बोलता है कि लोगों की बातें सुननी चाहिए। शर्ली पॉइंट आउट करती है कि नॉक्स का ये रेवोल्यूशनरी एक्ट एक नाटक है, क्योंकि उसी ने जूलियट की लोकेशन जुडिशियल को बताई थी जब वो भाग रही थी। नॉक्स अपने को जस्टिफाई करते हुए कहता है कि उसने ये सब डीप डाउन की सेफ्टी के लिए किया था, पर शर्ली अब भी उसकी बातें सुनने के मूड में नहीं है। सब लोग तभी शांत होते हैं जब मार्था आकर सीधा बोलती है कि सब अपना काम करो। बट काम भी बर्नार्ड के नए रूल्स की वजह से वैसे नहीं रहा। ऊपर से पॉल, जो चीफ डेप्यूटी है, शॉक में है क्योंकि अब उसे सिम्स के अंडर काम करना है। सिम्स अपनी इमेज एक ऐसे इंसान की बनाने की कोशिश करता है जो टेंशन नहीं लेता और केयर फ्री एटीट्यूड रखता है। वो जूलियट के कांड की सीरियसनेस को एड्रेस नहीं कर रहा। जब पॉल सिम्स से नए सिस्टम के बारे में कुछ क्लियर आंसर्स मांगता है तो सिम्स ऑकवर्डली एक कहानी बताता है।
वो बोलता है कि बर्नार्ड ने जूलियट को एक रेड लेवल रेलिक के लिए अरेस्ट करने की कोशिश की थी। जूलियट ने तब बोला कि वो बाहर जाना चाहती है और जुडिशियल के हाथों से भागने की कोशिश करती है। इसके बाद वो पकड़ी गई और साइलो के बाहर भेज दी गई। पॉल इस स्टोरी में लूप होल स्पॉट करता है। वो पॉइंट आउट करता है कि अगर जूलियट खुद बाहर जाना चाहती थी तो उसे जुडिशियल से भागने की जरूरत क्यों पड़ी। सिम्स इसके जवाब में डाउटफुल बातें करता है, जैसे जूलियट ने अपना माइंड चेंज कर लिया होगा। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन पॉल को कन्विंस नहीं करती। और हाँ, पॉल को लगता है कि वो रेड लेवल रेलिक यानी जॉर्ज विल्किंस के हार्ड ड्राइव बर्नार्ड ने डिस्ट्रॉय कर दी है, बट असल में बर्नार्ड ने सिर्फ उसका एक्सटर्नल केस तोड़ा था। डिस्क अब भी बर्नार्ड के पास है। वहीं शर्ली और मार्था डीप डाउन के पूरे हंगामे को समझने की कोशिश करते हैं। ये दोनों डिस्कस करते हैं कि जूलियट जिंदा है या नहीं और क्या उसके सर्वाइवल का रीजन वो गुड हीट टेप है। इनकी बात हैंक इंटरप्ट कर देता है। वो मार्था को अरेस्ट कर लेता है और उसे शेरिफ डिपार्टमेंट ले जाता है। वहाँ मार्था को कार्ला के साथ एक सेल में बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ मेडोज, जो यूजुअली शराब में डूबी रहती है, फाइनली डिसाइड करती है कि वो सच का सामना करेगी। उसे पता चलता है जूलियट ने कैमरा साफ करने से मना कर दिया था और उसने हिल भी क्रॉस कर ली है। ये सुनकर मेडोज का नजरिया बदल जाता है। शायद उसके लाइफ टाइम में ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब वो बिना नशे में रहे दुनिया को देखना चाहती है। इसी बीच बर्नार्ड उसके दरवाजे पर आता है, ये सोचकर कि वो नशे में धुत मेडोज का फायदा उठाकर उसे अपने साथ मिला लेगा। लेकिन वो शॉक्ड हो जाता है जब मेडोज पूरे होशो हवास में थी। बर्नार्ड को उसके साथ एक पपेट की तरह बिहेव करने का प्लान ड्रॉप करना पड़ता है। उसकी जगह वो मेडोज के सवालों का जवाब देता है, जैसे हीट टेप का रोल, रेबेलियन का डर और हिल के उस पार की रियलिटी की इमेजेस। फाइनली बर्नार्ड मेडोज से हेल्प मांगता है कि वो उसे सजेस्ट करे कि वो क्या करे ताकि साइलो में वॉर अवॉइड हो सके, क्योंकि द ऑर्डर बुक में ऐसे किसी सिनेरियो का मेंशन नहीं है कि अगर कोई क्लीनर हिल के उस पार चला जाए तो क्या करना चाहिए। इन एक्सचेंज बर्नार्ड उससे प्रॉमिस करता है कि वो मेडोज को जो चाहिए होगा वो मिलेगा। मेडोज द विजर्ड ऑफ ऑज का एक रेफरेंस देती है जो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि विग मूवी अभी थिएटर्स में है जो विजर्ड ऑफ ऑज का एक प्रीक्वल है। मेडोज बर्नार्ड से बोलती है कि अगर वो उसे साइलो के बाहर सरवाइव करने के लिए सब कुछ अरेंज करे तो वो बर्नार्ड की हेल्प करेगी। बर्नार्ड अपना नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करता है और तभी साइलो की अंधेरी गलियों में रेबल्स इकट्ठा हो रहे हैं। शर्ली को पता चलता है कि मार्था और कार्ला को जुडिशियल ने अरेस्ट कर लिया है। वो थ्योरी निकालते हैं कि जुडिशियल को हीट टेप के बारे में जानना है, वही स्पेशल टेप जो जूलियट के सर्वाइवल की वजह बनी। शर्ली का मानना है कि जुडिशियल को हमेशा पता था कि जो रेगुलर हीट टेप वो देते हैं वो बाहर सरवाइव करने के लिए नहीं बनाई जाती हैं। कार्ला भी ये बात समझती है और इसलिए वो रेडी है पूरा ब्लेम खुद पर लेने के लिए, क्योंकि टेप को उसी ने रिप्लेस किया था। लेकिन मार्था को लगता है कि अगर ये दोनों अपनी इन्वॉल्वमेंट डिनाई करें तो शायद ये पनिशमेंट से बच सकते हैं। पर कार्ला बोलते हैं कि जुडिशियल जिस पर भी अपनी नजर डाल ले वो तब तक उन्हें नहीं छोड़ते जब तक इंसान अपना गुनाह कबूल न कर ले। इस पर मार्था का कहना है, अगर जुडिशियल ने पनिश करना ही डिसाइड किया तो वो कार्ला के साथ मिलकर सजा शेयर करेगी। लेकिन इनकी ये पूरी बात एक हिडन कैमरे के थ्रू रिकॉर्ड हो जाती है जो वेंट्स में लगा है। मतलब मार्था और कार्ला का फ्यूचर अब सेट है और शायद उनके अगेंस्ट जुडिशियल का केस और स्ट्रॉन्ग बन गया है। उधर बर्नार्ड स्टेज पर आता है और अपनी स्मार्ट टैक्टिक से पूरी स्टोरी को अपने हिसाब से ट्विस्ट कर देता है। वो क्राउड में जानबूझकर अपने लोग भेजता है ताकि जो लोग उस पर डाउट कर रहे हैं या जो इनके अगेंस्ट हो सकते हैं या जिनकी सोच जुडिशियल से अलग है उन्हें पहचाना जा सके, ताकि वो लोगों को अपने कंट्रोल में ले सके। बर्नार्ड एक स्ट्रॉन्ग कहानी बनाता है कि जूलियट अब जिंदा नहीं है। वो रीजन देता है कि जूलियट बाहर इसलिए नहीं गई क्योंकि वो रिबेलियस थी, बल्कि इसलिए गई क्योंकि वो अपने आप को सैक्रिफाइस करना चाहती थी। उसका पर्पस था ये देखना कि साइलो के टेक्नीशियंस के बनाए गए हीट टेप काम करते हैं या नहीं। इसके बाद बर्नार्ड पब्लिकली जूलियट को थैंक्स बोलता है कि उसने रिसर्च और डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया और ऐसे सूट टेस्ट किए जो टॉक्सिक एयर के अगेंस्ट हेल्प कर सकते हैं। इस मूव से बर्नार्ड ने साइलो की आम जनता का ट्रस्ट जीत लिया, क्योंकि एक तरफ वो जूलियट को ऑनर करता है और दूसरी तरफ वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि जो भी फैसले लिए जा रहे हैं या जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है वो सब की भलाई और उनके फायदे के लिए है। ये एक क्लेवर स्ट्रैटेजी थी ताकि लोग बगावत के बारे में न सोचें और सिस्टम पर भरोसा करें। जब बर्नार्ड ने अपना ड्रामा स्टेज पर परफॉर्म किया, मेडोज ने उसका पूरा सपोर्ट किया और लोग चीयर करने लगे। शर्ली, जो अभी तक चुप थी, फाइनली सच बोलने की कोशिश करती है। वो सबको बताती है कि बर्नार्ड का नेक्स्ट जेन हीट टेप वाला क्लेम एक झूठ है। एक्चुअली ये वही हाई क्वालिटी टेप है जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट यूज करता था, जबकि आईटी हमेशा लो क्वालिटी टेप भेजता जिससे लोग मारे जाते।
शर्ली कहती है कि जूलियट सिर्फ इस वजह से सरवाइव कर पाई क्योंकि उसके सूट का टेप लास्ट मोमेंट पर बदल दिया गया था। तभी जुडिशियल का एक बंदा शर्ली की आवाज दबाने की कोशिश करता है, लेकिन नॉक्स जो एक वक्त पर शर्ली के अगेंस्ट था अब उसके साथ खड़ा है। पर शर्ली के लिए ट्रस्ट बिल्ड करना इतना इजी नहीं। नॉक्स की इमेज अभी भी एक स्पाइनलेस बंदे की है जो सीक्रेटली अपने लोगों को बोलता है कि वो आईटी और जुडिशियल के अगेंस्ट यूज होने वाले वेपन्स न बने। शर्ली को पता चलता है कि नॉक्स ने कूपर को उसका पीछा करने के लिए कहा था ताकि अगर वो कुछ गड़बड़ करे तो उसकी रिपोर्ट जुडिशियल तक पहुंच सके। लेकिन कूपर जो पहले जूलियट का शैडो था नॉक्स के अगेंस्ट जाता है। वो शर्ली और उसके दोस्तों की मीटिंग के बारे में सच बताने से मना कर देता है क्योंकि वो उन लोगों का सपोर्ट करना चाहता है जो जूलियट के साथ हैं। बर्नार्ड की स्पीच के बाद मार्था और कार्ला को जेल से आजाद कर दिया जाता है। वो फौरन शर्ली की मीटिंग में पहुंचती है। मार्था सबका जोश कम कर देती है, कहकर कि जो भी वो प्लान कर रहे हैं उसका रिजल्ट कुछ नहीं होगा और पनिशमेंट पूरे डीप डाउन को भुगतनी पड़ेगी। लेकिन जब वो देखती है कि शर्ली उसका ग्रुप पीछे हटने को तैयार नहीं है तो वो अपने डाउट्स को साइड रखकर सच का साथ देने का डिसीजन लेती है, चाहे इसके लिए एक पूरा रेवोल्यूशनरी वॉर ही क्यों न शुरू करना पड़े। शर्ली के प्रोटेस्ट के फौरन बाद कोई बड़ा असर नहीं दिखाई देता। सिम्स रिपोर्ट करता है कि बर्नार्ड का प्रोपेगेंडा लोगों ने इजीली मान लिया है, पर जो JL यानी जूलियट लिव्स का स्लोगन साइलो के अलग अलग जगहों पर दिखता है वो कुछ और ही बयां कर रहा है। ये लोगों के अंदर छुपी होप और रिबेलियन की शुरुआत का एक सिग्नल लगता है। सिम्स अपनी वाइफ से बर्नार्ड और मेडॉस के रिश्ते के बारे में बात करता है। उसे समझ आता है कि बर्नार्ड काफी जिद्दी है और सिम्स को अपना शैडोज नहीं बनाना चाहता। मेडॉस पहले बर्नार्ड की शैडो थी और वो अभी भी उसे कंसल्ट कर रहा है। इससे पता चलता है कि सिम्स को बर्नार्ड के दिमाग के हर एक प्लान के बारे में नहीं पता। वहीं मेडॉस बर्नार्ड की IT ऑफिशियल से एक फुल फ्लेश पॉलिटिशियन बनने की ट्रांसफॉर्मेशन की तारीफ करती है, लेकिन वो उसे वार्न भी करती है कि अगर बर्नार्ड रेबेलियन को जबरदस्ती अपने फोर्स से दबाने की कोशिश करेगा तो उसका रिएक्शन उल्टा ही होगा। वो बर्नार्ड को सजेस्ट करती है कि लोगों को कुछ बिलीव करने के लिए दे। बर्नार्ड ऑफिशियली मेडॉस को अपना शैडो बनने का ऑफर देता है क्योंकि वो मानता है कि मेडॉस की डिप्लोमेटिक स्किल्स ही इस क्राइसिस से निकलने में हेल्प करेगी। मेडॉस बर्नार्ड के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन इसके साथ ही उसकी इंटेंशंस और गिल्ट क्लियर हो जाती हैं। विज़र्ड ऑफ ओज की कहानी को देखते हुए मेडॉस अपने आप को एक फ्रॉड मानती है। उसे लगता है कि उसने अपनी ड्यूटी को इग्नोर करके बर्नार्ड जैसे लोगों के साथ मिलकर काफी जिंदगियां बर्बाद की हैं और अब बर्नार्ड की साइड लेकर रेबेलियन को दबाने में हेल्प करके वो और भी ज्यादा लोगों की जिंदगियां खराब करने वाली है। इसी गिल्ट की वजह से मेडॉस अपना एंड गेम डिसाइड कर लेती है। उसका प्लान है कि जब वो बर्नार्ड की मदद करके साइलो के क्राइसिस को टाल देगी तो वो एक सूट पहनकर बाहर जाएगी। जूलियट की तरह उसका भी सपना है कि वो टॉक्सिक एयर को फेस करे लेकिन नफरत और मुकाबले से दूर रहे। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या बर्नार्ड उसे गुड टेप देगा? बर्नार्ड काफी मैनिपुलेटिव है और वो मेडॉस के टैलेंट्स का मैक्सिमम फायदा उठाना चाहेगा। अगर मेडॉस को बाहर भेजना बर्नार्ड के लिए फायदेमंद होगा, जैसे उसे अपने प्रोपेगेंडा के लिए यूज करना, तो वो उसे सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर बर्नार्ड को लगता है कि एक और इंसान का सरवाइव करना उसकी पोजीशन को कमजोर करेगा, तो वो उसका डिसीजन कॉम्प्लिकेट कर देगा। मेडॉस का अपने आप को बाहर भेजने का डिसीजन एक रिडेम्पशन आर्क हो सकता है, लेकिन बर्नार्ड जैसे मास्टरमाइंड के साथ डील करना कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। इसका इम्पैक्ट साइलो के लोगों और बर्नार्ड के प्लान दोनों पर पड़ने वाला है। एपोकैलिप्टिक दुनिया में जब लीडर्स अपनी पावर होल्ड करने की कोशिश करते हैं तो वो अक्सर बगावत का रीजन बन जाते हैं। बर्नार्ड को ये अच्छे से पता है। प्रॉब्लम ये है कि जो दुनिया साइलो में बनी है उसमें सबको सच बताना इम्पॉसिबल है। बर्नार्ड को ज्यादा पता है, लेकिन वो इस सच को ओपनली शेयर नहीं कर सकता क्योंकि अगर वो सच सबके सामने लाता है तो पूरा सिस्टम गिर जाएगा। जज मेडॉस भी बहुत ज्यादा जानती हैं क्योंकि वो कभी बर्नार्ड की शैडो थी, लेकिन वो अपनी पुरानी यादों को भूलना चाहती है और ये सोचना नेचुरल है कि वो मेमोरी लॉस पिल क्यों नहीं ले रही। शायद वो सच में कुछ चीजें भूलना चाहती है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो वो नहीं भूलना चाहती। वहीं बिलिंग्स एक डिसिप्लिन, सीरियस और रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला डेप्यूटी है जो पैक्ट को अच्छे से समझता है। लेकिन शुरू में जूलियट ने उससे कहा था कि वो सिस्टम से कुछ सवाल पूछे, सिर्फ उनके ऑर्डर्स को आंख बंद करके फॉलो न करे। और ये बिल्कुल सही है कि अथॉरिटी को थोड़ा सा क्वेश्चन करना हेल्दी होता है। अगर आप ब्लाइंडली किसी चीज को फॉलो करेंगे तो आप इजीली मिसयूज हो सकते हैं। बिलिंग्स के लिए स्पेशली ये पॉइंट इम्पोर्टेंट हो जाता है जब वो समझता है कि जो लोग पावर में हैं, वो अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। बिलिंग्स ने उन सारे रेडर्स की रिपोर्ट कलेक्ट की जो जूलियट को ढूंढ रहे थे। ज्यादातर ने एक ही रिपोर्ट दी कि उन्होंने जूलियट को ये कहते सुना कि वो बाहर जाना चाहती है, लेकिन एक रेडर सच बोलता है।
उसने ये नहीं सुना कि जूलियट ने ऐसा कुछ कहा था। बिलिंग्स को पता है कि क्या होना चाहिए था। अगर कभी भी ये डाउट हो कि किसी ने बाहर जाने की बात की है या नहीं, तो उस केस में एक हियरिंग होनी चाहिए थी। जूलियट ने जो कहा था वो क्लियरली बिलिंग को याद था, और अगर जूलियट ने बाहर जाने के लिए नहीं बोला तो उसे बाहर भेजना गलत था। बिलिंग के लिए ये एक मॉरल डिलेमा था। वो कानून के हिसाब से चलना चाहता था, लेकिन उसे लग रहा था कि जो हो रहा है वो गलत है। उधर मेडोज ने बिलिंग के दिमाग में डाउट डाल दिया है। वो रिपोर्ट देखना चाहती है जो शायद नॉर्मल नहीं था, बट बिलिंग्स अपनी पोजीशन को समझते हुए जज को क्वेश्चन नहीं कर सकता। मेडोज को पता था कि जूलियट ने कभी भी ये नहीं कहा कि वो बाहर जाना चाहती थी। मेडोज ने बिलिंग को डायरेक्टली ये नहीं बताया, लेकिन उसके कॉन्फिडेंस से बिलिंग को समझ आता है कि वो कुछ जानती है जो बाकी लोगों को नहीं पता। बिलिंग्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है क्योंकि वो अपनी ड्यूटी को फॉलो कर रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो रही है। मेडोज की साइलेंट अंडरस्टैंडिंग और जो उन्होंने सिग्नल दिया उससे बिलिंग को ये फील हो रहा है कि कुछ छुपाया जा रहा है। यहाँ मेडोज आसानी से बिलिंग को इन्फ्लुएंस कर रही है और वो कुछ ज्यादा जानती है जो वो ओपनली नहीं कह रही। बाद में पता चलता है मेडोज बाहर जाना चाहती है क्योंकि उसके पास भी एक रेलिक है जिसमें वो पुराने वक्त की वीडियोस देखती है। इन लोगों से मेडोज का कोई रिश्ता नहीं है, पर उसे ये समझ आता है कि एक अमेजिंग लाइफ है जो साइलो से बाहर है, एक दुनिया जो उससे पीछे छूट गई थी। मेडोज को ये दुनिया देखने का शौक है। वो चाहती है कि वो 200 फीट से ज्यादा वॉक करे और ये एक नेचुरल ह्यूमन डिजायर है। मेडोज ने कभी भी ओपनली बाहर जाने का प्लान नहीं बताया जब तक कि जूलियट ने हिल क्रॉस नहीं की। इसे पता चलता है कि मेडोज को मालूम था कि हवा में पॉइजन है, लेकिन अब वो जानती है कि अगर कुछ करना हो तो वो सरवाइव कर सकती है। जूलियट के जाने का तरीका उसे ये रियलाइज करवाता है कि सर्वाइवल का एक चांस है, और ये वो मोमेंट है जब मेडोज को लगता है कि हो सकता है वो अपनी लाइफ बदल सके और दुनिया को देख सके। दूसरी तरफ बर्नार्ड की सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स है। वो चाहता है कि मेडोज को रोके, लेकिन वो डायरेक्टली उसका रास्ता नहीं रोकता। सूट मेजर करते वक्त वो कुछ नहीं लिखता, जो इस बात का हिंट देता है कि वो रिकॉर्ड पर कुछ नहीं चाहता। मेरा मानना है कि बर्नार्ड ये इसलिए करता है ताकि वो मेडोज के जाने की सिचुएशन को अवॉइड कर सके। वो चाहता है कि मेडोज उसके साथ रहे क्योंकि वो उसके लिए एक इम्पोर्टेंट फिगर है जो साइलो के अंदर ऑर्डर को मेंटेन कर सकती है। अगर मेडोज बाहर गई तो उसका लॉस बर्नार्ड के लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा, और वो चाहता है कि वो सिचुएशन पर कंट्रोल रखे। बर्नार्ड को जेएल लिखने वाले लोग दिख रहे हैं। ये रिबेलियन का साइन है और बर्नार्ड समझता है कि ये खतरनाक हो सकता है। वो चाहता है कि इस रिबेलियन को रोका जाए। वो साइलो 17 का जिक्र करता है जहाँ फिलहाल जूलियट है। वो मानता है कि वहाँ कुछ भी नहीं है। जब बर्नार्ड फोर्स का यूज करने की सोचता है तो मेडोज उसे रोक लेती है। वो बर्नार्ड को समझाती है कि ज्यादा धमकी देने से सिर्फ प्रॉब्लम बढ़ेंगी। अगर बर्नार्ड रिबेलियन को रोकना चाहता है तो उसे कोई और तरीका सोचना होगा। मेडोज का मानना है कि लोगों को दबाने से वो और भड़क सकते हैं, इसलिए बर्नार्ड को सबको समझाना चाहिए। दूसरी तरफ रॉबर्ट सिम्स, जो शायद बर्नार्ड के ऑर्डर पर काम कर रहा था, उसने एक प्रिजनर के साथ डील की थी जिसे उसने सीजन 1 में अरेस्ट किया था क्योंकि उसने जूलियट की हेल्प की थी। इस डील में सिम्स ने कैदी को ये ऑफर दिया था कि वो उसकी यादें मिटा देगा, बदले में उसे कुछ गलत काम करने होंगे, जो था मैकेनिकल में जंग भड़काना और बाकी साइलों को उनके खिलाफ करना। जब टेडी के लिए एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, सिम्स का बंदा पुलिस स्टेशन पर फायर बॉम्ब फेंक देता है, जिससे भगदड़ मच जाती है और एक गार्ड उस फायर बॉम्ब वाले बंदे को शूट कर देता है, जिसमें कूपर को भी गोली लग जाती है, जो बेसिकली उस बंदे को रोकने की कोशिश कर रहा था। साइलो में सिचुएशन काफी टेंस हो गई है, स्पेशली जब कूपर की मौत हो गई। नॉक्स और शर्ली का एक कॉमन लॉस इन्हें फिर से साथ ला सकता है। कूपर की डेथ से दोनों को लगता है कि इन्होंने अपने एक फेलो कॉमरेड को खो दिया और अब इनका रास्ता एक हो सकता है। नॉक्स को लगता है कि वो अब समझ गया है कि टनल में लिखे नाम का क्या मतलब है और ये उनको एक डायरेक्शन दे सकता है। मुझे लगता है कि नॉक्स को रिबेलियन का आइडिया जरूर है, लेकिन वो चाहता है कि ये ठीक तरीके से हो। वो शर्ली के गुस्से को समझ रहा है और वो नहीं चाहता कि सब कुछ बेकार हो जाए। नॉक्स की सोच ये है कि कामयाब रिबेलियन तभी हो सकती है जब सब लोग एक टीम की तरह काम करें, एक कॉमन गोल के लिए। उसे लगता है कि अगर ये लोग साथ मिलकर स्ट्रैटेजी बनाए तो ये अपने दुश्मनों को चैलेंज कर सकते हैं। जैसे रेवोल्यूशनरी वॉर में सबने अपने डिफरेंसेस को साइड में रखा और एक कॉमन गोल के लिए लड़ाई की, वैसे ही नॉक्स चाहता है कि मैकेनिकल में भी सब लोग एक साथ आएं। अगर लोग अपनी जगह पर खड़े होकर सिर्फ गुस्सा निकालेंगे तो वो जैकोबाइट राइजिंग जैसे फेल हो जाएंगे, जो अपने गोल से बहुत दूर थे। इसलिए नॉक्स और शर्ली को अपने गुस्से पर काबू पाकर एक वेल प्लान्ड अप्रोच लेना होगा जिससे इनकी रेबेलियन कामयाब हो। वहीं जूलियट के डैड
डॉक्टर निकोल्स का डिसीजन भी एक छोटी सी रेबेलियन की तरह दिख रहा है। जब उसे बर्थ कंट्रोल रिमूव करने को कहा जाता है, वो ऑर्डर को इग्नोर करता है, जो एक बड़ा इंडिकेशन है कि वो सिस्टम से कितना मायूस हो गया है। डॉक्टर निकोल्स को शायद लगता है कि साइलो के कंट्रोल का कोई मतलब नहीं और अब वो अपने फैसले खुद लेने लगा है। ये उसकी मिनी रिबेलियन का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि वो अब अपने कॉन्शियस को फॉलो कर रहा है, ना कि उन रूल्स को जो साइलो ने थोपे हैं। इसका एक और पहलू ये हो सकता है कि निकोल्स को लग रहा हो कि अब उसके पास खोने लायक कुछ है ही नहीं। अगर वो सिस्टम को चैलेंज करे तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने सोचा था कि एक बड़ी रिबेलियन होगी, पर वो बस अपने इनर मोरल कंपास को फॉलो कर रहा है। हो सकता है कि इस मायूसी के चलते उसने सोचा हो कि अगर वो अब अपने हिसाब से काम करेगा तो उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर हम देखें तो निकोल्स का डिसीजन रिस्की था, क्योंकि बर्थ कंट्रोल को रिमूव करना अथॉरिटी के लिए ट्रेस करना ज्यादा आसान है, जो सिस्टम के लिए सस्पिशियस हो सकता है। लेकिन शायद उसने ये रिस्क लिया क्योंकि वो अब साइलो की अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए रेडी है, चाहे वो डायरेक्टली रेबेलियन का पार्ट न हो। दूसरी तरफ साइलो 17 में हमें सोलो के बारे में काफी कुछ पता चलता है। सोलो जूलियट के लिए खाना रखता है, तो ये एक तरह से मर्सी या दोस्ती के लिए नहीं था। सोलो को बस ये कंफर्म करना था कि जूलियट असली है। खाना खाने से वो उसकी मौजूदगी वेरीफाई कर सकता था, यानी सोलो का माइंड किस तरह से चल रहा है। सोलो का पूरा सिनेरियो इस पॉइंट पर काफी ट्रेजिक है कि वो इतने वक्त से अकेला है। जब वो लिखे हुए मैसेजेस और बॉडी पार्ट्स देख रहा है तो वो उससे ये कंफर्म करना चाहता है कि जो वो देख रहा है वो सच है या बस उसका माइंड उसको ट्रिक कर रहा है। तन्हाई का इफेक्ट मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा पड़ता है और ये एक वार्निंग भी है कि किस तरह से हमारी सोच अकेलेपन में डिस्टॉर्शन क्रिएट कर सकती है। जब लोग अकेले रहते हैं तो उनका माइंड उन्हें चीजें देखने और फील करने के लिए फोर्स करता है जो उन्होंने कभी नहीं देखा। प्रिजन में भी आइसोलेशन का पनिशमेंट दिया जाता है, क्योंकि वो इंसान को मेंटली ब्रेक करने के लिए एक पावरफुल टूल है। सोलो का केस उसी टाइप का है और वो अपने ही मेंटल स्ट्रगल से लड़ रहा है, जिसमें जूलियट का खाना खाना उसको अपनी सैनिटी को मेंटेन करने में मदद करता है और यहाँ जूलियट का आना उसके लिए एक नई होप का सिग्नल है। सोलो को जब ये पता चलता है कि जूलियट सच में रियल है तो उसका बिहेवियर काफी कन्फ्लिक्टेड होता है। वो पहले तो थोड़ा हेजिटेट करता है, क्योंकि वो पहले से इतना अकेला था कि दूसरे लोगों पर भरोसा करना उसके लिए इतना आसान नहीं। लेकिन जूलियट के बिहेव करने का तरीका, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी हेल्प करने की डिजायर सोलो को थोड़ा चेंज कर देती है। जूलियट खुद को बहुत फोकस्ड रखती है। वो अपने मिशन पर है, अपनी फैमिली को बचाना, अपने साइलो को बचाना, और इसके लिए वो किसी भी हालत में बाहर जाना चाहती है। अब ये कैसे हुआ, आगे देखते हैं। सोलो के साथ उसका इंटरैक्शन एक इमोशनल रोलर कोस्टर जैसा है। उसे सोलो से पता चलता है कि बाहर 50 साइलोज हैं, यहाँ तक कि साइलो 17 में जब एक इंसान ने कैमरा क्लीन नहीं किया तो यहाँ बगावत हो गई। ये सब सुनना जूलियट के लिए शॉकिंग है, क्योंकि उसने भी कैमरा क्लीन नहीं किए। यानी साइलो 18 में भी बगावत हो सकती है और पूरा साइलो तबाह हो सकता है। वो वापस जाने का फैसला करती है, लेकिन उसके लिए काफी मुश्किल है क्योंकि उसके पास सूट नहीं है। सोलो जूलियट को आइडिया देता है कि वो एक फायर फाइटर सूट से अपने लिए क्लीनिंग सूट बना ले, लेकिन एक प्रॉब्लम है। फायर सेफ्टी इक्विपमेंट इंजीनियरिंग में रखा है जो ऑलरेडी पानी से भरा हुआ है और क्लोजेट का फ्लोर लेवल 23 पर है। पता चलता है पानी का लेवल 22 या 21 तक चला गया था और जूलियट को कम से कम एक लेवल नीचे जाना पड़ेगा। इसलिए उसे पानी से सरवाइव करने के लिए एक डिवाइस बनानी थी जो उसे हवा दे सके और उसे सिग्नल मिलते ही पानी से बाहर खींच सके। शॉर्ट में उसे सोलो की मदद चाहिए ये इम्पॉसिबल काम करने के लिए, लेकिन सोलो बाहर आने के लिए तैयार नहीं। ये समझ सकते हैं कि सोलो को शायद सर्वाइवर्स या गार्ड्स ने टॉर्चर किया था, जिस वजह से उसने खुद को वॉल्ट में बंद कर लिया। और उसके बाद भी जब वो 2 आदमी बाहर भूख से मर गए तब भी वो वॉल्ट से नहीं निकला। फाइनली सोलो वॉल्ट से बाहर निकलता है। वो कम्प्लीटली एक नई दुनिया का सामना कर रहा है। वो उस रूम को अपना घर समझ चुका था और अब जब वो अपने स्पेस से बाहर निकलता है तो उसे एक अनजानी दुनिया से डर लगता है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कोई एगोराफोबिया का शिकार हो। इसका मतलब है कि उसने इतने दिन तक अपने कन्फाइंड स्पेस में अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को समझा था, और जब उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ता है तो वो पैनिक हो जाता है। जूलियट की एम्पैथी भी इस मूवमेंट में उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। वो सोलो के स्ट्रगलिंग को समझती है और इसलिए उसके बिहेवियर से गुस्सा नहीं होती। उसके लिए सोलो के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो एक इमोशनल बैटल है। जूलियट जो सीख रही है वो कुछ ऐसे इमोशनल लेयर से गुजरती है जो उसके लिए नए हैं। वो न सिर्फ अपने मिशन के लिए लड़ रही है बल्कि सोलो के इमोशनल पेन को भी समझने की कोशिश कर रही है। अब सोलो की बैक स्टोरी को एक्सप्लोर करना जरूरी है। देखते हैं मेकर्स इसे कैसे दिखाते हैं।
उधर जूलियट अपने लिए एक क्लीनिंग सूट ढूंढने की कोशिश कर रही है ताकि वो अपने साइलो वापस जाकर रिबेलियन को रोक सके, जबकि साइलो 18 में बर्नार्ड और सिम्स मैकेनिकल को कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम देखते हैं जूलियट और सोलो अंडर वाटर डाइव करने की तैयारी कर रहे हैं। इन्हें फ्लोर 23 तक पहुंचना है ताकि एक फायर फाइटर सूट मिल सके। इन्हें लगता है उसमें हीट टेप यूज करके क्लीनिंग सूट बनाया जा सकता है, पर प्रॉब्लम ये है कि अंडर वाटर रहने के लिए जूलियट को एक लंबी ट्यूब चाहिए सांस लेने के लिए, और उसके थ्रू एयर पंप कैसे करें ये समझ नहीं आता। सोलो बोलता है कि उसे एक हारमोनियम चाहिए, पर वो इतना रंबलिंग करता है कि जूलियट समझ नहीं पाते कि उसका मतलब क्या है। अब हारमोनियम एक एयर बलोज मैकेनिज्म यूज करता है साउंड बनाने के लिए। अगर ये एयर पंपिंग मैकेनिज्म ट्यूब के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो जूलियट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जूलियट एक क्लासरूम में जाती है और डिवाइस का स्केच बनाने लगती है जो उसे चाहिए। यहाँ सोलो को एक हारमोनियम नजर आता है। जूलियट डिसाइड करती है कि हारमोनियम का एयर पंप निकालने से पहले सोलो को एक लास्ट सॉन्ग बजाने का चांस दे। सोलो अपना सॉन्ग कंप्लीट करता है और फिर जूलियट हारमोनियम के एयर पंप को ट्यूब के साथ अटैच कर देती है। फिर वो अपने मेकशिफ्ट डिवाइस के साथ स्विमिंग के लिए रेडी हो जाती है अपने मिशन को पूरा करने के लिए। जूलियट का लॉकर रूम तक का अंडर वाटर सफर काफी थ्रिलिंग था, यानी एक बार फिर वो डूबने वाली थी। वैसे सोलो की इसमें कोई गलती नहीं थी, उसने पूरे टाइम एयर पंप करते रहने का काम किया, जबकि उसका मन हो रहा था कि वो अपने वॉल्ट को चेक करके आए कि उसने लॉक किया है या नहीं। जैसे ही जूलियट पानी से बाहर निकलती है, सोलो फौरन अपने वॉल्ट भाग जाता है। उसे ये देखकर राहत मिलती है कि वॉल्ट का दरवाजा खुला नहीं है, पर जब वो लॉक खोलने की कोशिश करता है, डोर नहीं खुलता। वो गलत पासकोड डाल रहा था। उसे लगता है जूलियट ने कुछ गड़बड़ की है, पर 2-3 बार ट्राई करने के बाद वो पासकोड सही डाल देता है और डोर खुल जाता है। वो फौरन वॉल्ट के अंदर जाता है और डोर लॉक कर लेता है। ऐसा करने के बावजूद जूलियट उसे अकेला और सैड नहीं रहने देती। वो वॉल्ट के बाहर बैठकर अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करती रहती है, जब तक सोलो वापस उसके मिशन को ज्वाइन करने के लिए रेडी नहीं हो जाता। यहाँ हमें जूल्स वर्नी की 20,000 लीग्स अंडर द सिटी का रेफरेंस भी दिया जाता है। सोलो बोलता है कि जूलियट कैप्टन नीमो जैसी लगती है, लेकिन अगर देखा जाए बर्नार्ड उस रोल में बेटर फिट होता है, क्योंकि वो एक मेगालोमैनियक है जो अपने सील्ड कंटेनर यानी साइलो को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता है। अब हम साइलो 18 आते हैं। शर्ली और नॉक्स को एक बड़ी सच्चाई का पता चलता है। हर रेबेलियन का ब्लेम मैकेनिकल पर डाल दिया जाता है और इसके बाद आईटी और जुडिशियल कोई ना कोई एक्सक्यूज बनाते हैं ताकि डीप डाउनर्स डर से खामोश रहें और बिना रुके काम करते रहें। इस वजह से शर्ली, नॉक्स, वॉकर और कार्ला एक बोल्ड प्लान बनाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि ये जज मेडोस के पास जाकर साइलो की पावर बंद करने की धमकी देंगे और सच का जवाब मांगेंगे, बिना वायलेंस का रास्ता अपनाए। वहीं सिम्स अपनी वाइफ के साथ बर्नार्ड के बदलते बिहेवियर पर बात करता है। सिम्स की वाइफ, जो आईटी डिपार्टमेंट में मेडोस और बर्नार्ड के साथ काम कर चुकी है, सजेस्ट करती है कि सिम्स बर्नार्ड को काउंसलिंग के लिए अप्रोच करे, लेकिन तभी जब वो मेडोस को साइड कर दे। सिम्स को पता है बर्नार्ड मेडोस को पसंद करता है और वो इसका एडवांटेज लेने की सोचता है, इसलिए वो इस छोटे से प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए एक्सट्रीम फोर्स यूज करना चाहता है। पर बर्नार्ड उसे समझाता है कि ऐसा करना सही नहीं होगा। सिम्स बर्नार्ड को ये भी बताता है कि मेडोस का मैकेनिकल के लोगों और लूकस केल से बात करना गलत है। लूकस को इसलिए अरेस्ट किया गया था क्योंकि वो जूलियट के साथ एसोसिएटेड था और उसके पास एक रेड लेवल रेलिक होने की बात जानता था। मैंने लूकस के ऊपर एक बोनस वीडियो बनाया है, आप देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये सुनकर बर्नार्ड को समझ आता है कि सिम्स उसके और मेडोस के रिश्ते को लेकर थोड़ा डाउट है, लेकिन बर्नार्ड उस बात की टेंशन लेने के बजाय मेडोस को उस मीटिंग से रोकने की कोशिश करता है। मेडोस उसे एक शार्प रिमाइंडर देती है कि बर्नार्ड सिर्फ तब उससे बात कर सकता है जब उसका क्लीनिंग सूट रेडी हो। सिम्स एक ट्रिकी मूव खेलता है। वो साइलो के लोगों को कन्विंस करता है कि वो मेडोस को उसकी पोजीशन से हटाने की मांग करें, क्योंकि वो डीप डाउनर से बात कर रही थी, जो मिड्स और अप टॉपर की नजर में टेररिस्ट हैं। सिम्स उम्मीद करता है कि बर्नार्ड फाइनली उस पर ध्यान दे। इस टेंशन के बीच मेडोस फौरन ही लूक केल से मिलती है। इम्पीचमेंट के इफेक्ट में आने से पहले वो लूकस से स्टार्स के बारे में सवाल करती है ताकि कंफर्म कर सके कि साइलो के बाहर की दुनिया वैसी ही है जैसा साइंस बुक में लिखा है। इसके बदले मेडोस लूकस की माइंड की सजा को कम करके सिर्फ 5 साल कर देती है, जबकि मेडोस जानती है कि केल का बाहर की दुनिया के बारे में क्यूरियस नेचर साइलो के लोगों में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। फिर वो बर्नार्ड के पास जाती है उस इम्पीचमेंट के बारे में बात करने। मेडोस का कहना है कि वो कभी मैकेनिकल के किसी इंसान को साइलो के बाहर जाने की परमिशन नहीं देगी। ये सुनकर बर्नार्ड को रियलाइज होता है कि उसने मेडोस को गलत समझा।
अपने ओवर रिएक्शन के लिए माफी मांगने और उसे क्लीनिंग सूट देने के बहाने बर्नार्ड मेडोज को अपने अपार्टमेंट में एक डिनर के लिए इनवाइट करता है। ये डिनर मेडोज के लिए उसकी लास्ट मील बन जाती है। बर्नार्ड उसके मशरूम में जहर मिलाकर उसका मर्डर कर देता है। पर क्यों? बर्नार्ड को एक रियल क्राइम चाहिए जिसे वो मैकेनिकल के लोगों पर डाल सके। मेडोज की मौत उसके प्लान का हिस्सा बन जाती है। बर्नार्ड का ये मूव गेम को और डार्क और अनप्रिडिक्टेबल बना देता है। बर्नार्ड अपना डेंजरस प्लान एग्जीक्यूट करता है। वो सिम से मेडोज की मौत को एक मर्डर की तरह स्टेज करवाता है। फिर वो वेट करता है। नॉक्स, शर्ली, कार्ला और वॉकर सबके सामने जुडिशियल और आईटी को धमकी देते हैं कि अगर उनकी मेडोज के साथ मीटिंग नहीं करवाई गई तो वो साइलो की पावर बंद कर देंगे। बर्नार्ड फिर नॉक्स और शर्ली को मेडोज के अपार्टमेंट तक जाने देता है, जहां उन्हें मेडोज का असासिनेशन के लिए फ्रेम कर दिया जाता है। इसके बाद सिम्स एक ड्रामेटिक स्पीच देता है और साइलो के लोगों को उकसाता है कि वो डीप डाउनर के अगेंस्ट एक्शन लें। नॉक्स, शर्ली, कार्ला और वॉकर को भागना पड़ता है, लेकिन ये सब होने से पहले मेडोज ने सल्वाडोर क्विन और 140 साल पुराने कोडेड मैसेज का जिक्र किया था। बर्नार्ड ने उस मैसेज और मेडोज ने शेडो की पोजीशन क्यों छोड़ी थी, इसके बीच कोई कनेक्शन ढूंढने की कोशिश की, पर वो फेल हो गया। अब सवाल ये है कि उस मैसेज का मतलब क्या था। हो सकता है उसका कनेक्शन साइलो के क्रिएशन के असली रीजन से हो, या दुनिया के साथ जो भी डिजास्टर हुआ था उससे, और ये शायद ह्यूमैनिटी के करंट सिचुएशन का सॉल्यूशन भी हो सकता है। उधर बिलिंग्स को लगता है कि मैकेनिकल और मेडोज की मीटिंग और कूपर के डेथ के बाद साइलो में एक बगावत होने वाली है। अपनी फैमिली को सेफ जगह भेजने के बाद वो हैंक के साथ मिलकर एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। बिलिंग और हैंक मैकेनिकल, रेडर्स और साइलो के बाकी लोगों के बीच हुए टकराव की डिटेल समझने की कोशिश करता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्हें पता चलता है कि शूटर एक रिटायर्ड रेडर था और पेट्रोल बॉम्ब फेंकने वाला एक ब्रेन वॉश पैट्रिक था। बाद में ये दोनों कॉर्नर्स ऑफिस जाते हैं पैट्रिक और कूपर की बॉडीज चेक करने, लेकिन वहां जाकर ये शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि जुडिशियल ने न सिर्फ कूपर की बॉडी ले ली थी बल्कि पैट्रिक की बॉडी भी मिसिंग है। हैंक को याद आता है कि पैट्रिक का जख्म इतना सीरियस नहीं था, फिर वो कैसे मरा। ये मिस्ट्री एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की तरफ हिंट करती है। जुडिशियल के पास ऐसे क्या मोटिव्स हैं जो उन्हें बॉडीज को छुपाना पड़ा, और पैट्रिक की डेथ का असली रीजन क्या हो सकता है। ये बात तो क्लियर है कि सिम्स ने ये क्लैश प्लान किया था, लेकिन बिलिंग और हैंक अभी जुडिशियल की असली चालाकी समझने की शुरुआत कर रहे हैं। जुडिशियल का काम है पब्लिक का सेंटिमेंट मैनिपुलेट करना, सिर्फ उस लीडर के फेवर में जो अभी इंचार्ज है, और फिलहाल वो है बर्नार्ड। बर्नार्ड चाहता है कि मैकेनिकल के अगेंस्ट पब्लिक इतनी नाराज हो जाए कि उनके दिमाग में साइलो को बंद करने का ख्याल तक ना आए, और बर्नार्ड का काम करने के लिए सिम्स, जुडिशियल और रेडर्स अपना पूरा जोर लगाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या बिलिंग और हैंक साइलो के लोगों को ये सच बताने में कामयाब होंगे कि जुडिशियल और आईटी उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रही है, या फिर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और मैकेनिकल और डीप डाउन एक लिविंग हेल बन चुका होगा। बर्नार्ड को अब पता चल चुका है कि सिम्स ही वो बंदा था जिसने मेडोज के खिलाफ उसे निकलवाने की चाल चली थी। सिम्स का मकसद था बर्नार्ड का रिएक्शन देखना। बर्नार्ड इस बात से इतना गुस्सा हो गया कि उसने सिम्स को जुडिशियल के हेड ऑफ सिक्योरिटी वाली पोजीशन से निकाल दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिम्स को बर्नार्ड के हर सीक्रेट के बारे में पता है। अगर सिम्स ऐसे ही आजाद घूमता रहा तो वो सब एक्सपोज कर सकता है। इसलिए बर्नार्ड ने एक चालाकी की। उसने सिम्स को जुडिशियल का नया जज बना दिया। इस तरह सिम्स पूरी जिंदगी उसके कंट्रोल में रहेगा। दूसरी तरफ बर्नार्ड ने रेडर्स को ऑर्डर दिया कि वो नॉक्स, शर्ली, वॉकर और कार्ला को पकड़ने जाएं। साथ ही उसने एक छोटी टीम डॉक्टर पीट निकोल को लेने भेजी जब वो दंगे में घायल लोगों की मदद कर रहा था। बर्नार्ड ने पीट को उसकी बेटी की चीजें दी और बोला कि वो साइलो को एक करने वाले मूवमेंट के लिए रेडी हो जाए। पीट बर्नार्ड को बोलता है कि साइलो ने उसकी बीवी बच्चों को छीन लिया है। उसका काम भी हिपोक्रिटिकल है क्योंकि वो कपल्स को झूठी तसल्ली दे रहा है कि वो उनके कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस रिमूव कर रहा है, जो असल में वो नहीं करता। पीट ने बर्नार्ड को क्लियर कर दिया कि अब वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता है और वो बर्नार्ड के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करेगा। साथ ही पीट ने बर्नार्ड को एक और रियलिटी चेक दिया। चाहे वो कुछ भी कर ले, वो लोगों को रिबेलियन का सिंबल बनने से नहीं रोक पाएगा। बर्नार्ड इस बात पर गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। वहीं कैमिल सिम्स को उसकी नई पोजीशन का फायदा उठाने के लिए मोटिवेट कर रही है, जबकि बर्नार्ड कार्ला को बंदी बनाने की बात पर खुश है। बर्नार्ड लूकस को टास्क देता है कि वो जॉर्ज की हार्ड ड्राइव को डिकोड करे और बदले में वो उसे वापस माइंस नहीं भेजेगा। बर्नार्ड को मेडोज के साथ हुई लास्ट कॉन्वर्सेशन के बाद लगता है कि हार्ड ड्राइव में कुछ इम्पोर्टेंट तो छुपा है। इसके बाद बर्नार्ड रिक के साथ मैकेनिकल्स को पकड़ने की प्लानिंग करता है और वापस लूकस के पास जाता है। लूकस ने अब हार्ड ड्राइव डिकोड कर ली है।
हार्ड ड्राइव में 2 चीजें सबसे इम्पोर्टेंट हैं, मैप्स और सल्वाडोर क्विन का लेटर। मैप्स को देखकर लगता है कि आईटी और जुडिशियल तक पावर लाइंस जा रही हैं, जो शायद उन्हें साइलो के बाकी पार्ट से इंडिपेंडेंट ऑपरेट करने की पावर देती हैं। एक टनल भी है जो बेसमेंट से बाहर जा रही है। सोलो और जूलियट के बीच एक इंटरेक्शन के बेसिस पर लगता है कि ये पावर लाइंस मैकेनिकल के सिस्टम से अलग हैं। बर्नार्ड के रिएक्शन को देखकर लगता है कि उसे इसका पता नहीं है, क्योंकि अगर उसे सब कुछ पता होता तो वो मैकेनिकल के लोगों से इतना नहीं डर रहा होता। या फिर हो सकता है कि बर्नार्ड सब कुछ जानता है, बस दिखावा कर रहा है ताकि कोई उस पर शक न करे। अब अगर लेटर की बात करें तो इसमें कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट लूकस और बर्नार्ड को पता चलता है कि क्विन ने अपनी वाइफ को कोड लैंग्वेज में लेटर लिखा है। दूसरी तरफ पॉल हैंक को बताता है कि रिग अब जुडिशियल का नया हेड ऑफ सिक्योरिटी है। जेड मेडॉस मर चुकी हैं और रॉबर्ट सिम्स को जज बना दिया गया है। हैंक को इस बात का एहसास हो रहा है कि एक डेप्यूटी शेरिफ होते हुए वो देख रहा है कि उसके दोस्तों को एक ऐसे क्राइम के लिए पकड़ा जा रहा है जो शायद उन्होंने नहीं किया। पॉल अपने कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताता है जो काफी सिमिलर है। वो पैक्ट के रूल्स मानता है, लेकिन सीक्रेटली सिंड्रोम का पेशेंट होने की वजह से पैक्ट के रूल्स तोड़ भी रहा है। पॉल रिवील करता है कि जब सिम्स जुडिशियल का हेड था तब उसने एक एक्सेप्शन बनाया क्योंकि उसे पॉल पसंद है, लेकिन अब वो श्योर नहीं है कि रिक भी उसके लिए वैसा ही काइंड होगा। हैंक और पॉल अपना पर्सनल डर साइड रखते हैं और पैट्रिक से जुड़ी एक लीड फॉलो करते हैं। पैट्रिक इन्हें टनल में मिलता है जो अंडरग्राउंड ड्रिल तक जाती है। उसे गोली लगी है और उसका खून भी बह रहा है। ऐसा लग रहा है ये गोली उसे दंगों के वक्त लगी है जो उसने सिम्स के ऑर्डर पर स्टार्ट की थी। पैट्रिक इनसे मदद नहीं लेना चाहता क्योंकि उसे कानून पर भरोसा नहीं रहा। पॉल उसका ट्रस्ट जीतने के लिए उसे एक पेपर देता है जो उसे जूलियट के अपार्टमेंट से मिला है। पैट्रिक, जो जूलियट की पहले मदद कर चुका है, वो पेपर देखकर पॉल की हेल्प एक्सेप्ट कर लेता है। पैट्रिक प्रॉमिस करता है कि हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वो पॉल को सब कुछ बता देगा, यानी ये कि सिम्स ने पैट्रिक को दंगों की शुरुआत करने के लिए कहा था। इस बीच बर्नार्ड बिलिंग्स को कांटेक्ट करता है और सार्केस्टिक टोन में बोलता है कि मैकेनिकल के फ्यूजिटिव्स का पीछा करने में उसे कानून की जरूरत है। मुझे लगता है कि पॉल पैट्रिक के थ्रू सब कुछ समझ गया है, यानी कि बर्नार्ड और सिम्स ये सब करवा रहे हैं। उधर कार्ला नॉक्स, शर्ली और मार्था को कैल्विन के पास ले जाती है, इस उम्मीद से कि वो अपने पोर्टर के नेटवर्क का यूज करके इन्हें बैरिगेड्स को क्रॉस करने में मदद करेगा ताकि ये सब डीप डाउन पहुंच सकें। कैल्विन इनकी हेल्प करने का प्रॉमिस करता है, लेकिन एक कंडीशन पर। उसे जूलियट की कुछ चीजें चाहिए, लेकिन ये एक ट्रैप होता है क्योंकि कैल्विन सीक्रेटली जुडिशियल को रेबल की लोकेशन बता देता है। इस वजह से कार्ला और उसके ग्रुप को फिर से भागना पड़ता है। ये ग्रुप को दो के पेयर्स में स्प्लिट करते हैं ताकि इन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाए। नॉक्स और शर्ली एक साइड चले जाते हैं और कार्ला और वॉकर दूसरी साइड। मार्था चाहती है कि वो कार्ला के साथ रहे, लेकिन कार्ला उससे कहती है कि वो कभी बाहर नहीं निकली, उसे कोई पहचानेगा नहीं, वो आराम से डीप डाउन में जा सकती है। मार्था कार्ला को गुड बाय कहकर चली जाती है। इस बीच सिम्स सर्वेलियंस रूम में घुसने की कोशिश करता है, बट रिक उसे रोक लेता है और यकीन दिलाता है कि मेडॉस के कातिलों का पीछा किया जा रहा है। वहीं सीढ़ियों पर नॉक्स और शर्ली मॉब का शिकार बनने वाले होते हैं, लेकिन कमील वक्त पर आकर उन्हें बचा लेती है और टेम्परेरी ऐसा नाम के आदमी के घर में छुपा देती है। कमील का ये स्टेप समझना थोड़ा मुश्किल है, शायद वो बस एक लिंचिंग को अवॉइड करना चाहती है। छुपे हुए नॉक्स और शर्ली बात करते हैं कि कैसे साइलो के हर डिपार्टमेंट को लगता है कि जुडिशरी साइलो चला रही है। शायद ये साइलो का प्रोपेगेंडा है ताकि किसी को शक न हो कि असल में वो कर क्या रहे हैं। दोनों एक दूसरे को इनकरेज करते हैं कि इनका ये डिसीजन लेना सही है। ये घर से निकलकर कैल्विन के पास जाते हैं, जहां वो पोर्टर्स बनकर निकलने की प्लानिंग करते हैं। वो कैल्विन का ऑटो डिसेंडर मैकेनिज्म ले लेते हैं और उसका यूज करके डीप डाउन में कूद जाते हैं। इनका प्लान कामयाब होता है। नॉक्स और शर्ली मैकेनिकल के पास वाली सीढ़ियों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन रिक उनका केबल कट कर देता है और फिर उन पर डिसेंडर गिराकर उन्हें मारने की कोशिश करता है। इस अटैक में नॉक्स की पीठ पर चोट लग जाती है, पर वो अभी के लिए सेफ है। दूसरी तरफ मार्था एक पीसफुल रास्ता लेती है। वो खामोशी से वेट करती है जब तक साइलो के लोग बैरिगेड्स तोड़कर रेडर्स को हटा नहीं देते। इसके बाद वो शांति से अपने घर वापस चली जाती है। वहीं साइलो 17 में जूलियट अपने क्लीनिंग सूट के हेलमेट को फायर फाइटर सूट के साथ अटैच करती है। वो सोलो से पूछती है कि अगर साइलो 17 का जनरेटर फ्लड हो गया है तो अब तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे चल रही है। सोलो एक शॉकिंग बात बताता है कि आईटी के पास अपना एक अलग पावर सोर्स है जो बाहर से आता है, लेकिन बाहर का क्या मतलब है वो क्लियर नहीं करता।
अगर ये सच है, इसका मतलब है कि मैकेनिकल के पास जनरेटर की एक्सेस होने के बावजूद उनका कोई स्पेशल एज नहीं है। पर मुझे लगता है बर्नार्ड को भी ये शायद पता नहीं होगा और इसी वजह से वो मैकेनिकल के लोगों से इतना डर रहा है। जूलियट और सोलो की बात आगे बढ़ती है। जूलियट उसे पूछती है कि साइलो में पानी क्यों भरा। सोलो बताता है कि साइलो 17 के अपराइजिंग के दौरान एक रेडर ने मैकेनिकल को हराने के लिए 144th फ्लोर पर ग्राउंड वाटर पंप तोड़ दिया था। वो पानी को जनरेटर तक पहुंचने से रोक नहीं पाए। इस वजह से साइलो बर्बाद हो गया। जूलियट सजेस्ट करती है कि अगर सोलो पावर को रीरूट करके 30th फ्लोर वाले ग्राउंड वाटर पंप तक ले आए तो फ्लडिंग रुक सकती है। सोलो इस आइडिया को बहुत सीरियसली ले लेता है और जूलियट को कन्विंस करने लगता है कि वो साइलो 18 जाने के अपने मिशन को छोड़कर साइलो 17 को बचाने पर फोकस करे। जूलियट अपना ये वक्त एक ऐसे साइलो पर खर्च नहीं करना चाहती जिसमें एक ही सर्वाइवर है, जबकि उसके अपने साइलो के लोग खत्म होने की कगार पर हैं। इसलिए वो अपने मेकशिफ्ट क्लीनिंग सूट के लिए हेलमेट ढूंढने चली जाती है। सोलो उसके पीछे आता है और बातें करते करते अपना असली नाम कोल मेयर्स बताता है। फिर दोनों की बातें रोमियो और जूलियट के टॉपिक पर आती हैं कि क्या रोमियो और जूलियट एंड में मर गए थे। तभी जूलियट को कमजोरी फील होती है। सोलो समझता है कि वो भूखी है और उसके लिए खाना लेने चला जाता है। इस दौरान जूलियट अपने हेलमेट की तलाश जारी रखती है। उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिसमें लिखा है कि एक चुराया हुआ हेलमेट साइलो में कहीं छुपा हुआ है। सस्पेक्ट के नाम भी लिखे हैं। वो उनके प्रीमिसेस तक जाने का डिसाइड करती है। जूलियट को वहाँ एक पेंटिंग मिलती है जिसमें किसी का नाम सोलो लिखा है। इसे देखकर जूलियट को डाउट होने लगता है कि सोलो यानी कोल उससे झूठ बोल रहा है। जूलियट जब उससे इस बारे में पूछती है तो सोलो गुस्सा हो जाता है और तब तक चिल्लाता रहता है जब तक जूलियट सवाल पूछना बंद नहीं करती। सोलो का ऐसा बिहेवियर देखकर जूलियट उस पर यकीन नहीं कर पाती और वहाँ से भाग जाती है। आखिर में जूलियट को खोया हुआ हेलमेट तो मिल जाता है, लेकिन इसी के साथ वो बेहोश भी हो जाती है। असल में उसके हाथ में जो चोट लगी थी उससे उसे इन्फेक्शन हो गया है। ये चोट उसे तब लगी थी जब वो साइलो 18 के ट्रैश शूट से गिरी थी, जब वो जुडिशियल और आईटी से बचकर भाग रही थी। तब से लेकर अब तक उसने बहुत कुछ सहा है। टॉक्सिक हवा, गंदा पानी, काफी जोर से गिरना, ये सब करते वक्त उसके जख्म की ड्रेसिंग भी चेंज नहीं हुई, इसलिए उसकी एनर्जी भी खत्म हो रही है। अब क्योंकि जूलियट शो की मेन लीड है, मुझे नहीं लगता कि उसका कैरेक्टर अभी खत्म होगा। मुझे लगता है अगले एपिसोड में वो फिर से ठीक हो जाएगी, शायद किसी चमत्कार के जरिए या फिर सोलो की हेल्प से। शायद सोलो को भी समझ आ जाएगा कि उसका जूलियट के साथ ऑनेस्ट होना जरूरी है। हो सकता है वो अपने गुस्से के लिए उससे माफी मांगे और अपना ट्रस्ट रीबिल्ड करने की कोशिश करे। दोनों को एक टीम की तरह काम करना होगा अगर वो अपने अपने साइलोस के लोगों के लिए कुछ मीनिंगफुल करना चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। रेडर्स ने अलग अलग जगह बैरिकेड्स लगा दिए हैं जो लोगों को इधर उधर जाने से रोक रहे हैं। शर्ली नॉक्स के जख्मों का ख्याल रख रही है। असल में ये चोट नॉक्स को तब लगी थी जब रिक ने उस पर डिसेंटर गिरा दिया था। वॉकर कार्ला के लिए परेशान है, लेकिन वो अपने अरेस्ट होने को लेकर टेंशन नहीं ले रही। वॉकर नॉक्स और शर्ली को सजेस्ट करती है कि अगर उन्हें शेरिफ या रेडर से बचना है तो हमेशा मूव करते रहें। नॉक्स सीधा मार्क के पास जाता है और शर्ली को अपने वेपन्स का कलेक्शन दिखाता है ताकि उन्हें पता चल सके कि ये किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार हैं। तभी मैकेनिकल के लोग टेडी के जरिए एक शॉकिंग बात बताते हैं कि बर्नार्ड और उसके अंडर आने वाले डिपार्टमेंट्स ने डाउन डीपर्स को भूखा रखने की प्लानिंग कर ली है। बैरिकेड्स का यूज करके राशन की सप्लाई बंद कर दी गई है। साथ ही रखे हुए राशन को रैट पॉइजन से पोल्यूट भी कर दिया गया है। ये कोई अफवाह नहीं बल्कि सच है। बर्नार्ड का मानना है कि अगर किसी सोसाइटी को लगातार 9 मील्स नहीं मिलते तो लोग प्रॉब्लम्स भूल जाएंगे और उस इंसान के सामने झुक जाएंगे जो उन्हें खाना देगा। टाइम की कमी होने की वजह से शर्ली का मानना है कि बर्नार्ड को सबक सिखाना ज्यादा जरूरी है, बकायदा इसके कि ये ढूंढे किसने इनका खाना जहरीला किया। डाउन डीप के सब लोग इस बात से अग्री नहीं करते। उनका कहना है कि जुडिशियल और आईटी को हराने के मुकाबले बच्चों को भूखा सोने से बचाना ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग तो सजेस्ट करते हैं कि वॉकर, नॉक्स और शर्ली को जुडिशियल के हवाले कर दिया जाए क्योंकि उन पर मेडोस के मर्डर का इल्जाम लगाया गया है। उन्हें जुडिशियल के हवाले करने से इनकी लाइफ नॉर्मल हो सकती है। वॉकर इस बात पर स्ट्रांगली जवाब देती है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो इसका मतलब जुडिशियल और आईटी ऑलरेडी जीत चुके हैं। वो लोगों को समझाती है कि जब तक ये हिम्मत नहीं दिखाएंगे तब तक डाउन डीपर्स हमेशा गुलामी में जिएंगे। वॉकर जानती है कि सिर्फ बातें लोगों का पेट नहीं भरेंगी, इसलिए वो टेडी से कहती है कि वो सभी फ्रेश फूड सबके सामने ले आए जो जूलियट लाइव मूवमेंट के सपोर्टर्स ने शूट्स के जरिए भेजा है। ये राशन कुछ टाइम के लिए लोगों का डर कम कर देता है,
लेकिन नॉक्स, शर्ली और टेडी को पता है ये गिफ्ट ज्यादा देर तक नहीं चलेंगे। बर्नार्ड ने शूट्स के आसपास रेडर्स तैनात कर दिए हैं और अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो मैकेनिकल के लोग भी इनके अगेंस्ट हो जाएंगे। इसलिए शर्ली एक प्लान बनाती है। बैरिगेट्स को 138 लेवल से 128 लेवल तक मूव करना है। आखिर क्यों? क्योंकि साइलो के फार्म्स 128 और 129 के बीच हैं। अगर बैरिगेट्स तोड़ दिए गए और रेडर को इस सेक्शन से भगाया गया तो मैकेनिकल वापस खाना प्रोड्यूस कर पाएगी। रिक फौरन सिचुएशन का रिव्यू करने भागता है और डिएगो, जो वॉचर रूम का एक आदमी है, रॉबर्ट को इन्फॉर्म करता है कि मैकेनिकल का एक ग्रुप बैरिगेट्स तोड़ने की प्लानिंग कर रहा है और एक और ग्रुप आरी के साथ कंक्रीट कट करने जा रहा है। इससे पहले कि कोई और कुछ कर पाता, नॉक्स, शर्ली और मैकेनिकल के रेबल्स बैरिगेट्स तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और रेडर्स को 128 लेवल पर शिफ्ट होने पर मजबूर कर देते हैं। रिक ज्यादा विरोध नहीं करता क्योंकि स्टैंड लेने के मुकाबले उसे अपनी जान ज्यादा प्यारी है। दूसरी तरफ बर्नार्ड सल्वाडोर क्वीन के लेटर पर लूकस की प्रोग्रेस सुन रहा है। इसके बाद बर्नार्ड कमील से मिलने जाता है क्योंकि कमील ने नॉक्स और शर्ली को मॉब के हाथों से मरने से बचा लिया। बर्नार्ड के हिसाब से मेडॉस के कातिलों को सजा मिलनी चाहिए, जबकि वो अच्छे से जानता है वो खून नॉक्स और शर्ली ने नहीं किया। कमील बर्नार्ड को जवाब देती है कि मॉब जस्टिस पैक्ट के खिलाफ है। साथ ही वो ये क्लेम करती है कि उसे नहीं पता था कि नॉक्स और शर्ली फ्यूजिटिव्स हैं। उसने बस 2 लोगों को लोकल के हरासमेंट से बचाया था। कमील दिखावा करती है कि उसे बाद में पता चला कि नॉक्स और शर्ली पर मर्डर का इल्जाम है। वो रॉबर्ट के बारे में भी सफेद झूठ बोलती है, ये कहते हुए कि अब जब रॉबर्ट एक जज है और आईटी में नहीं है तो उसने कमील के उन एक्शंस को समझने की कोशिश की जो उस सिचुएशन में लिए गए थे। एक पल के लिए लगता है कि कमील ने बर्नार्ड को स्मार्टली बीट कर दिया, लेकिन बर्नार्ड उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है, ये रिवील करते हुए कि रॉबर्ट ही वो इंसान था जो नॉक्स और शर्ली को लिंच करवाना चाहता था। वहीं रॉबर्ट को जब पता चलता है कि लेवल 138 पर क्या चल रहा है तो वो बर्नार्ड से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सिर्फ लूकस मिलता है जो क्वीन के लेटर का कोड क्रैक करने में लगा हुआ है। फिर रॉबर्ट अपनी वाइफ के पास जाता है जो उसे सजेस्ट करती है कि वो मैकेनिकल के काम में दखल देना छोड़ दे क्योंकि अब वो एक जज है। कमील की डाउन डीपर्स के लिए सिंपैथी पहले थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन ये बात ऑब्वियस है कि वो जूलियट के रिबेलियस स्पिरिट से काफी इन्फ्लुएंस्ड है। शायद वो अपने रेडर डेज के हॉरर्स का प्रायश्चित कर रही है। उधर बर्नार्ड मेडॉस की डेड बॉडी के पास है, उसे पछतावा हो रहा है। वो मेडॉस को पसंद करता था। बाद में वो वापस आता है, उसे पता चलता है रिक ने मैकेनिकल को फार्म का एक्सेस दे दिया है। इससे मैकेनिकल को इस पावर स्ट्रगल में अपर हैंड मिल जाता है। बर्नार्ड इससे काफी घबराया हुआ है और लूकस से मिलने चला जाता है जो कोडेड लेटर को डिकोड करने में लगा हुआ है। लूकस बताता है कि कोड में कुछ अजीब छुपे हुए सिग्नल्स हैं, जैसे साइलो और एली, जो क्वीन की बेटी का नाम है। मतलब इस लेटर का सॉल्यूशन उन्होंने जो सोचा था उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। बर्नार्ड कहता है कि लूकस को इस कोड को तोड़ने के लिए लेगेसी नाम की चीज के बारे में समझना पड़ेगा और इसके लिए लूकस को उसका शेडो बनना पड़ेगा। अब ये लेगेसी क्या है? असल में ह्यू होवी की 6th बुक का नाम भी लेगेसी है। उस बुक में नैनोबॉट्स का जिक्र होता है जो किसी की भी मेमोरी इरेज कर सकता है। अगर ये शो में सच है तो ये सल्वाडोर क्वीन के लेटर का राज खोलने में कैसे मदद करेगा, ये अभी क्लियर नहीं है। शायद शो के आने वाले एपिसोड्स में इसका जवाब मिले। हमने देखा था कि एक डॉक्टर कैनेडी को पैच कर रहा था। आज पता चलता है कि वो डॉक्टर फेलन का शेडो फेलिक्स है, जो शेरिफ बिलिंग्स और हैंक के कहने पर कैनेडी के सीने से बुलेट निकाल रहा है। सर्जरी के लिए एस्पिरिन का यूज हो रहा है क्योंकि एनेस्थीसिया का ऑप्शन नहीं है। तभी बिलिंग्स और हैंक नॉक्स, शर्ली और वॉकर को अरेस्ट करने की बात करते हैं। इस बीच कैथलीन डॉक्टर निकोल से रिक्वेस्ट करती है कि वो अनसैंक्शन्ड विजिट करे डाउन डीप में कैनेडी की हेल्प के लिए, क्योंकि एक शेडो के लिए नॉर्मल रूम में सर्जरी करना काफी टफ है। निकोल्स ने बर्नार्ड को पहले ही बोला था कि अब उसके पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है और वो अपनी बची हुई जिंदगी साइलो के लोगों की मदद के लिए लगाना चाहता है। इसलिए जब कैथलीन कहती है तो वो बिना किसी झिझक के मान जाता है और रेडर्स को एक झूठा रीजन देकर बैरिगेट्स क्रॉस कर लेता है। दूसरी तरफ हैंक और बिलिंग्स वॉकर से मेडॉस की डेथ के बारे में सवाल करते हैं, लेकिन वॉकर तब तक कुछ नहीं बोलती जब तक उसे कार्ला के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। उधर मेकशिफ्ट ऑपरेटिंग थिएटर में डॉक्टर पीट सक्सेसफुली कैनेडी के चेस्ट से बुलेट निकाल देता है। इसके बाद बिलिंग्स कैनेडी को धमकाता है कि अगर उसने जुडिशियल और आईटी के काम के बारे में सच नहीं बताया तो उसे वापस जुडिशियल के हवाले कर दिया जाएगा, जहां उसका बुरा हाल होगा। कैनेडी डर से सच बोलने लगता है। वो कहता है कि साइलो के बाहर का जो फेक एनवायरनमेंट दिखाया गया था वो एक्चुअली रियल है, लेकिन वो ये बात इसलिए कहता है क्योंकि उसने वो नहीं देखा जो जूलियट देख रही है।
यानी जो दिखाया जा रहा है वो सच है। उसका मानना है कि साइलो के बाहर दुनिया ठीक है और जुडिशियल और आईटी लोगों को सच जानने से रोक रहे हैं। बिली को लगता है कि कैनेडी की बात सच हो सकती है और वो इस पर यकीन करने लगता है। फिर बिलिंग्स मेडोज की मौत के पीछे का सच जानने वॉकर के पास जाता है। वो प्रॉमिस करता है कि अगर वॉकर उसे इन्फॉर्मेशन देती है तो वो कार्ला पर से इल्जाम हटवा देगा और उसे आजाद कर देगा। इसके बाद बिलिंग्स मेडोज का सच कंफर्म करने नॉक्स और शर्ली के पास जाता है। शॉकिंग ट्विस्ट ये है कि बिलिंग बर्नार्ड से रेडियो पर बात करता है और बताता है कि उसे पता है फ्यूजिटिव्स कहाँ हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो बर्नार्ड को उनकी लोकेशन तब तक नहीं बताएगा जब तक जज मेडोज की मौत की फुल इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। बर्नार्ड अपना टेम्पर लूज कर देता है और सारा रेडियो कम्युनिकेशन कट कर देता है। उसे अब यकीन हो गया है कि साइलो का एक और शेरिफ उसके हाथों से निकल गया है। नॉक्स और शर्ली सोचते हैं कि बिलिंग्स भी बर्नार्ड के सिस्टम का एक और विक्टिम बन गया, लेकिन बिलिंग्स क्लियर करता है कि वो किसी रिबेलियन का पार्ट नहीं, वो बस चाहता है कि लॉ और जस्टिस जीते। वहीं डिनर के वक्त कैथलीन ऑब्जर्व करती है कि बिलिंग्स के सिंड्रोम के सिम्टम्स कंप्लीटली खत्म हो गए हैं। ये इंडिकेट करता है कि ये डिजीज कंटेजियस या जेनेटिक नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल हो सकती है। बिलिंग्स में सिंड्रोम के साइन तब शुरू हुए जब उसने जूलियट के रेलिक का सच जाना। उसकी पूरी दुनिया बदल गई। उसमें फैमिली के लिए डर था, साथ ही करियर रिलेटेड स्ट्रेस भी था जो उसकी बॉडी को फिजिकली शेक बना रहा था। अब जब बिलिंग में कॉन्फिडेंस ग्रो हो रहा है, वो सिंड्रोम के इफेक्ट्स को काउंटरएक्ट करता है। दूसरी तरफ पीट वॉकर से मिलता है। उसे कंफर्म करना है कि जूलियट जिंदा है या नहीं। वॉकर कहती है शायद जूलियट मर चुकी है, लेकिन वो लोगों से बोलती है वो जिंदा है क्योंकि रेबल्स का मोटिवेशन फिलहाल सिर्फ इसी उम्मीद पर टिका है, जबकि असल में जूलियट जिंदा है। हाँ, इन्फेक्शन की वजह से वो ऑलमोस्ट मर चुकी थी, बट सोलो उसका ध्यान रखता है और अब वो ठीक है। लेकिन बात यह है कि जूलियट अब सोलो की एक तरह से होस्टेज बन गई है। जूलियट चाहती है कि वो अपना हेलमेट और सूट लेकर साइलो 18 के लोगों को बचाने निकले, बट सोलो उसे तब तक जाने नहीं देगा जब तक वो पंप रिस्टार्ट करके साइलो 17 को फ्लड होने से बचा नहीं लेती। वो सोलो को मारना नहीं चाहती क्योंकि वो उसके लिए एक सेवियर है, पर उसका मिशन भी इम्पोर्टेंट है। लगता नहीं कि सोलो कन्विंस होगा कि वो सूट पहने और जूलियट के साथ साइलो 18 चले। ऐसा लग रहा है जूलियट को एक और बार स्विम करना पड़ेगा ताकि वो साइलो 17 को स्टेबलाइज करे और फिर अपने मिशन पर फोकस करे। ये ट्रिकी सिचुएशन है, लेकिन जूलियट के डिटर्मिनेशन और सर्वाइवल स्किल पर भरोसा है कि वो इसे हैंडल कर लेगी। कहानी की शुरुआत होती है बर्नार्ड से। वो लूकस को एक वर्ल्ड दिखाता है जो बिल्कुल वैसा है जहाँ सोलो रहता है। बर्नार्ड लूकस को साइलो के AI असिस्टेड सीक्रेट लाइब्रेरी का एक्सेस देता है। यहाँ लूकस को सल्वाडोर क्विन का लेटर डिकोड करना है। ये लाइब्रेरी साइलो के बाकी रेट्रो और एनालॉग जगहों से काफी एडवांस लगती है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि बर्नार्ड और क्या क्या छुपा रहा है। लूकस क्विन के लेटर को समझने की कोशिश करता है। उसको ऑब्जर्वेशन है कि लेगेसी बुक में इसका आंसर नहीं है, जैसा बर्नार्ड क्लेम कर रहा था। लूकस बताता है कि लेगेसी बुक सिर्फ साइलो के 2 लोगों के लिए एक्सेसिबल है, पर क्विन चाहता था कि आम लोग जो नॉर्मल बुक्स एक्सेस करते हैं वो इसका जवाब समझ सकें। तब बर्नार्ड को समझ आता है कि इसका आंसर द विजर्ड ऑफ ओज की किताब में छुपा है। असल में मेडोज के पास ये बुक थी। वो इसकी स्टोरी और साइलो से निकलने के बीच कनेक्शन बनाती थी। अब ये बुक लूकस के पास है जो इसे डिकोड करने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। पर सवाल ये है, क्या बर्नार्ड और लूकस को लेटर में वही मिलेगा जो उन्होंने सोचा है? बर्नार्ड का मानना है कि ये लेटर उसे चल रही रेबेलियन को हैंडल करने का रास्ता दिखाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बर्नार्ड क्या करेगा? वहीं मैकेनिकल एक बॉक्स शूट करता है जिसमें पैराशूट और पैम्फलेट्स होते हैं जो अप टॉप में गिरते हैं। ये पैम्फलेट्स लोगों को बताते हैं कि आईटी जूलियट और मेडोज की मौत के असली रीजन के बारे में झूठ बोल रहा है। इसके बाद मैकेनिकल साइलो की पावर्स बंद कर देता है, लेकिन आईटी अपने इंडिपेंडेंट पावर सोर्स की वजह से चालू है। इस वजह से लोगों के मन में शक पैदा होता है कि आईटी कुछ छुपा रहा है। बर्नार्ड पैनिक में आकर आईटी की लाइट्स बंद करने की कोशिश करता है, पर तब तक चीजें हाथ से निकल जाती हैं। यहाँ मैं 2 चीजों की बात करूंगी। पहला, मैकेनिकल वाले शायद नहीं जानते थे कि आईटी के पास अपना अलग पावर सोर्स है जो साइलो की मेन पावर ग्रिड से अलग काम करता है। हाँ, बैकअप जनरेटर्स का सबको पता है, पर आईटी और जुडिशियल के सीक्रेट पावर सिस्टम्स का सिर्फ बर्नार्ड, लूकस, सोलो और जूलियट को आइडिया था, वो भी 100% नहीं। तो जब मैकेनिकल ने पावर बंद किया, उन्होंने गलती से आईटी की ट्रिक्स एक्सपोज कर दी। इनका असली एम था कि पैम्फलेट्स के जरिए लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करना और दिखाना कि मैकेनिकल अभी भी पावर कंट्रोल करता है। लेकिन आईटी की लाइट्स ऑन रहने से अचानक कॉन्सिक्वेंसेस आ गए। दूसरा,
एक और चीज जो नोटिस करने वाली है वो है सीजन 2 का लाइटनिंग और कलर ग्रेडिंग। सीन्स पहले से ज्यादा डार्क और अंडरलिट लग रहे हैं, जो सीजन 1 के वाइब्रेंट विजुअल से काफी अलग हैं। ऐसा लगता है कि शो रनर्स नए कैमरास या LUTs यूज कर रहे हैं जो ज्यादा मूडी और ग्रिटी लुक देते हैं। अगर सीजन 3 और 4 में लाइटनिंग इम्प्रूव नहीं हुई तो शायद हमें अपने छोटे स्क्रीन टॉर्च से देखने पड़ेंगे, ये समझने के लिए कि हो क्या रहा है। दूसरी तरफ शेरिफ बिलिंग्स और हैंक नॉक्स और शर्ली को उनके लेटेस्ट स्टंट एक्सप्लोडिंग पैम्फलेट फ्लेयर्स के बारे में सवाल करते हैं, लेकिन नॉक्स और शर्ली बिल्कुल भी नहीं घबराते, बल्कि वो बिलिंग और हैंक को फूड पॉइजनिंग का मैटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि फ्लेयर्स का इश्यू उनके हिसाब से पॉइंटलेस है। उधर बिलिंग्स और हैंक मार्टिन को इंटेरोगेट करते हैं, जो एक लिसनर है और डीप डाउन से जुडिशियल के लिए सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक करता है। जब उससे फूड पॉइजनिंग के बारे में पूछा जाता है तो वो बताता है कि कबाड़ खाने में एक जगह है जहां जुडिशियल अपने अलाइज को गुमनाम तरीके से सीक्रेट ऑर्डर्स भेजता है। जब बिलिंग्स और हैंक वहां जाकर चेक करते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। वो फौरन नॉक्स और शर्ली को बताते हैं कि बर्नार्ड नॉक्स को मारने की प्लानिंग कर रहा है। इसके बाद हैंक फ्रांसिस के पास और लीड लेने जाता है। फ्रांसिस ने ही इन्हें मार्टिन के बारे में बताया था, बट इस बार वो रैट्स के बारे में कुछ नहीं बताती जो खाने को जहरीला कर रहे हैं। लेकिन इस बातचीत के बाद कैथलीन पॉल और हैंक को इन्फॉर्म करती है कि फ्रांसिस और बाकी डाउन डीपर्स कैफेटेरिया में जाकर मेव पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो बर्नार्ड के ऑर्डर्स फॉलो कर रही है। नॉक्स, शर्ली, हैंक और बिलिंग कैफेटेरिया पहुंचते हैं और टेंशन कम करने की कोशिश करते हैं। तभी मेव एडमिट करती है उसने खाना जहरीला किया था क्योंकि जुडिशियल उसकी बीमार माँ को मारने की धमकी दे रहा था। लेकिन जब बर्नार्ड कन्विंस हो गया कि खाना जहरीला हो चुका है, मेव ने नॉक्स और शर्ली को वार्न कर दिया था ताकि किसी की जान न जाए। मेव को डर लगता है कि उसे लिंच कर दिया जाएगा, पर नॉक्स उसे यकीन दिलाता है कि उस पर रहम किया जाएगा और उसकी माँ को सेफ रखा जाएगा। इनका कहना है कि अगर मेव मैकेनिकल के साथ रहेगी तो वो टफ सिचुएशन में इनका साथ जरूर देगी। हम देखते हैं बर्नार्ड ने कार्ला को साइलो के एक हिडन सेक्शन में रखा है जो एक तरह से जेल है, लेकिन वो शेरिफ डिपार्टमेंट में नहीं आता। वो कार्ला से गन पाउडर और मैकेनिकल के उस तक पहुंचने के बारे में पूछता है। बर्नार्ड को पता है फ्लेयर्स का इश्यू कुछ वक्त में सेटल हो जाएगा, लेकिन अगर डाउन डीपर्स के पास गन पाउडर है तो इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। कार्ला क्लियरली बोलती है कि वो तब तक कुछ नहीं बताएगी जब तक उसे ये श्योर नहीं हो जाता कि नॉक्स और शर्ली सेफ हैं। बर्नार्ड अपनी बात पर अड़ा है और कार्ला की बात नहीं मानता। दूसरी तरफ रॉबर्ट और कमील बर्नार्ड के बारे में बात कर रहे हैं कि वो दूर की नहीं सोचता। कमील का कहना है कि अगर डाउन डीप के रेबल्स गन पाउडर का यूज रेडर्स के खिलाफ करते तो उनकी जान भी जा सकती थी। कमील इस बात को भी पॉइंट आउट करती है कि रेबेल ने IT का ऑल्टरनेट पावर सोर्स एक्सपोज कर दिया, जो दिखाता है कि बर्नार्ड और उसकी टीम लोगों से और भी सीक्रेट छुपा रही हैं। इसलिए कमील रॉबर्ट को एडवाइस करती है कि वो बर्नार्ड पर प्रेशर डाले और उससे सच उगलवाए कि वो क्या प्लान कर रहा है। साथ ही कमील ये भी बोलती है कि बर्नार्ड को जज रॉबर्ट के साथ वैसे ही बिहेव करने से रोकना चाहिए जैसा वो जज मेडोस के साथ करता था। वहीं शेरिफ डिपार्टमेंट के सामने अपने एक्शंस जस्टिफाई करते वक्त बर्नार्ड कुछ झूठे क्लेम्स करता है। वो एडमिट करता है कि उसने साइलो के अंदर सभी रेडियो कम्युनिकेशंस बंद कर दिए हैं ताकि गलत इंफॉर्मेशन फैलने से रोका जा सके। लेकिन इसके बाद वो ये भी बोलता है कि शेरिफ बिलिंग्स को डाउन डीपर ने किडनैप कर लिया है और उसे जबरदस्ती इनके अगेंस्ट बोलने पर मजबूर किया जा रहा है। सैंडी बर्नार्ड की बकवास को इंटरप्ट करते हुए उससे पैम्फलेट्स और IT की लाइट्स के बारे में सवाल करती है, जो उस वक्त ऑन थे जब पूरा साइलो अंधेरे में था। बर्नार्ड बिना किसी गिल्ट के ये कहकर डाउट को डिसमिस कर देता है कि मैकेनिकल अपने मैनिपुलेशन स्किल से सब कुछ कर रहा है। लेकिन एक सिंपल बात है, अगर मैकेनिकल इतना ही पावरफुल होता तो क्या अब तक उन्होंने साइलो पर कंट्रोल नहीं ले लिया होता। बेसिकली बर्नार्ड रेबल्स को एक तरफ तो बड़े थ्रेट के रूप में प्रेजेंट करता है और दूसरी तरफ उन्हें अंडर एस्टिमेट करता है। कार्ला जो सप्लाई की हेड है, जब वो कुछ रिवील नहीं करती तो बर्नार्ड रिक से सप्लाई के रेड वारंट के स्टेटस के बारे में पूछता है। रिक बताता है कि जज रॉबर्ट ने अब तक उस पर साइन नहीं किया है। ये सुनकर बर्नार्ड को समझ आता है कि सिम्स एक पावर गेम खेल रहा है। बर्नार्ड गुस्से में सिम्स के ऑफिस में घुस जाता है और उसे जज होने की कैपेबिलिटीज याद दिलाता है। लेकिन रॉबर्ट भी बर्नार्ड को सुनाता है और रेड वारंट को क्रश कर देता है, क्योंकि वो इस बात से नाराज है कि बर्नार्ड ने उसकी बजाय लूकस को अपना शैडो बनाया। सिम्स बर्नार्ड को याद दिलाता है कि अब जब लूकस और रिक उसके साथ हैं, बर्नार्ड के पास रिबेलियन खत्म करने की पावर नहीं बची। हम सब जानते हैं कि जब बर्नार्ड को कॉर्नर किया जाता है तो वो हमेशा अपना हाथ झटक देता है। इस बार भी वो वही करता है
और सिम्स के साथ अपनी लड़ाई के दौरान ये रिवील कर देता है कि कमील वो शख्स थी जिसने नॉक्स और शर्ली को छुपने की जगह दी थी जब बर्नार्ड के ऑर्डर्स पर उनका पीछा किया जा रहा था। ये सब सुनने के बाद रॉबर्ट कमील से इस बारे में बात करता है। वो रिवील करती है कि उसने नॉक्स और शर्ली को उस दिन क्यों बचाया था जब मॉब्स उन्हें मारना चाहते थे। कमील को जज मेडोज की मौत के बाद बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तूफान आ जाएगा। उसने एक जुआ खेला और डाउन डीपर के साथ अपना रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की। उसका सोचना था कि अगर वो नॉक्स और शर्ली की मदद करेगी तो अगर कभी सिचुएशन खराब हुई तो शायद मैकेनिकल उसकी और उसकी फैमिली की मदद के लिए आगे आएगा। लेकिन ये सोचना मुश्किल है कि मैकेनिकल कभी रॉबर्ट की मदद करेगा, क्योंकि बर्नार्ड का शैडो बनने के चक्कर में उसने काफी कांड किए हैं। वो मैकेनिकल के लिए एक विलन से कम नहीं है। वैसे ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या कमील की गैम्बल काम करेगी या नहीं। फिलहाल रॉबर्ट और कमील एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो साइलो के अंदर होने वाले हर इंसिडेंट के बारे में एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। अब बात करते हैं वॉकर, जो अपने दोस्तों और अलाइज के लिए हमेशा लॉयल रही है। शेरिफ बिलिंग से बर्नार्ड की हिडन जेल की लोकेशन के बारे में पूछती है जहां कार्ला को रखा गया है, बट बिलिंग्स को कुछ नहीं पता। फ्रस्ट्रेटेड वॉकर अपने रूम का सीसीटीवी कैमरा ऑन करती है, शायद एक कोडेड मैसेज भेजने के लिए, पर फिर उसे बंद कर देती है। बट ये छोटी सी हरकत बर्नार्ड के लिए एक बड़ा क्लू बन जाती है। वो न सिर्फ उस फुटेज को ट्रैक कर लेता है जब वॉकर और कार्ला को शेरिफ डिपार्टमेंट के सेल में रखा गया था, बल्कि उनके बीच के कनेक्शन को भी डीकोड कर लेता है। बर्नार्ड को अब पता है कि वॉकर और कार्ला का क्या रिश्ता है और उसके पास एक और हुक्म का इक्का आ गया है रेबल्स के अगेंस्ट अपना अपर हैंड बनाने का। अब चलते हैं साइलो 17 में। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगी साइलॉज क्यों क्रिएट किए गए, इस पर मैंने एक बोनस वीडियो बनाया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। जूलियट के लिए साइलो 18 तक पहुंचना अभी इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि सोलो उसका मेकशिफ्ट सूट बनाने के लिए तैयार ही नहीं है। इस सिचुएशन में वो मजबूर हो जाती है कि वो पहले साइलो 17 के फ्लडिंग इशू को सॉल्व करे। उसका पहला स्टेप है एक ऐसे जनरेटर रूम में जाना जो पानी के अंदर नहीं है, ताकि वो समझ सके कि अंडर वाटर जनरेटर रूम में कैसे काम करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पूरा प्रोसेस न सिर्फ मुश्किल है, बल्कि जूलियट के अंदर पानी का डर उसे और भी टेंशन में डाल देता है। उस पर से कोई प्रॉपर अंडर वाटर ब्रीदिंग इक्विपमेंट भी नहीं है। जूलियट सोलो से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी जगह काम करे, क्योंकि सोलो वो इंसान है जो एक जिंदगी को हजारों जिंदगियों से ज्यादा अहमियत देता है। वो सोलो से प्रॉमिस करती है वो पहले साइलो 18 के लोगों को बचाएगी और फिर उसके लिए वापस आएगी, जबकि सोलो का मानना है कि जूलियट अपना वादा नहीं निभा पाएगी और अगर साइलो 17 फ्लड हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सोलो के घबरा जाने पर जूलियट अपना टेम्पर कंट्रोल करती है और ओरिजिनल प्लान फॉलो करने का फैसला करती है। सोलो और जूलियट मिलकर सभी जरूरी चीजें इकट्ठा करते हैं। इसमें केबल्स, गॉगल्स, वेटेड बूट्स, रोप्स और भी कई चीजें शामिल हैं। सोलो वार्निंग देता है कि पानी के अंदर जाते हुए या वापस आते हुए प्रेशर का ध्यान न रखना डेडली हो सकता है। अगर प्रेशर अचानक से बदला तो जूलियट की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोलो बातों बातों में रिवील कर देता है कि साइलो 17 के फ्लडेड स्टेट के लिए वो खुद जिम्मेदार है। जूलियट इस बात को मिस कर जाती है, लेकिन क्लूज से लगता है कि या तो सोलो इस हालत का थोड़ा या पूरा जिम्मेदार है। शायद इसी गिल्ट की वजह से वो साइलो 17 को सेव करना चाहता है और अपने गिल्ट का सामना करने की बजाय जूलियट की मदद एक सूट बनाकर कर रहा है और वो साइलो 18 नहीं जाना चाहता। अब सोलो जूलियट को पानी में लोअर करता है। ये जूलियट का तीसरा अटेम्प्ट है पानी की डेप्थ में काम करने का और अब तक का सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस साबित होता है। जूलियट जनरेटर को सक्सेसफुली स्टार्ट कर लेती है, लेकिन जब ऊपर वापस आने का वक्त आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी सारी लाइफलाइंस कट हो चुकी हैं। ये सिचुएशन उसके लिए जानलेवा हो सकती थी, क्योंकि अंडर वाटर प्रेशर की वजह से उसकी बॉडी क्रश हो सकती थी। बट हिम्मत और डिटर्मिनेशन के साथ जूलियट स्विम करके ऊपर पहुंच जाती है। वो देखती है यहाँ सोलो मौजूद नहीं है, इक्विपमेंट की हालत भी ठीक नहीं है। सोलो ने उसे धोखा दे दिया, स्पेशली तब जब उसने साइलो 17 को बचा लिया। वो आगे देखती है सब जगह खून फैला हुआ है, यहाँ एक कुल्हाड़ी भी है। अब सवाल ये है कि क्या सोलो के अलावा साइलो 17 में और कोई भी है? अगर हाँ, तो उसका सोलो या जूलियट पर अटैक करने का क्या मोटिव हो सकता है? जूलियट और सोलो तो साइलो को बचा रहे हैं, शायद वो कोई एनिमी हो जो छुप कर अपने मोटिव्स को पूरा कर रहा हो, या फिर वो एक और सर्वाइवर हो सकता है जो पैरानॉइड है और अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये भी पॉसिबल है कि सोलो की दिमागी हालत उसकी बिगेस्ट एनिमी बन गई हो। उसका गिल्ट, अकेलापन और आइसोलेशन उसे खुद को हार्म करने पर मजबूर कर रहा हो। अगर सोलो ने अपने आप को हर्ट किया है
तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जूलियट पर भी हो सकता है, क्योंकि उसके सर्वाइवल की अब ज्यादा गारंटी नहीं है। अब जूलियट के लिए सबसे लॉजिकल चॉइस है कि वो अपने साइलो यानी साइलो 18 वापस जाने का रास्ता ढूंढे। उसने सोलो के लिए और साइलो 17 के लिए अपना सब कुछ दिया है, लेकिन अगर वो यहाँ और रुकी तो उसकी जान और भी ज्यादा खतरे में आ सकती है। सोलो की कंडीशन और उसका बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल है, और अगर कोई थर्ड पार्टी किलर है तो जूलियट और भी अनसेफ हो जाती है। अब अगर बुक की बात करें तो जूलियट जब पानी से ऊपर आती है तो वो सोलो को जमीन पर पड़ा हुआ पाती है। उसकी आंखें बंद होती हैं और चेहरे पर खून के दाग लगे होते हैं। उसके सिर पर किसी ने रिंच से वार किया था। थोड़ी देर बाद जब सोलो होश में आता है तो दर्द और डर से वो फाइनली जूलियट से अपना असली नाम और साइलो 17 का एक बहुत ही ट्विस्टेड सीक्रेट बताता है। वो कहता है, डोंट थिंक आई एवर वॉज अलोन। मतलब साइलो 17 में और भी सर्वाइवर्स हैं। जो जूलियट को पहले से फील हो रहा था कि कोई उसे कॉन्स्टेंटली देख रहा है जब से वो साइलो 17 में आई थी। पूरा इंसिडेंट जूलियट को ये समझाता है कि क्यों सोलो हर रात सर्वर रूम के अंदर अपने आप को लॉक कर लेता था और क्यों वो वॉल से दूर नहीं जाना चाहता था। शर्ली और शेरिफ बिलिंग्स के बीच एक सीरियस बातचीत होती है जब बर्नार्ड के खिलाफ बिलिंग्स के एक्ट ऑफ रिबेलियन की वजह से साइलो 18 का सारा रेडियो कम्युनिकेशन बंद हो गया। शर्ली बिलिंग्स से पूछती है कि अब वो आगे क्या करने का प्लान बना रहा है, लेकिन बिलिंग्स पैक्ट के रूल्स के अगेंस्ट जाने से मना कर देता है। इस बार शर्ली उसे समझाती है कि उसे अपनी आंखें खोलकर सच्चाई देखनी चाहिए। दूसरी तरफ बिलिंग्स के घर में कैनेडी गलती से ये बात बता देता है कि पॉल के पास एक पुरानी मैगजीन का पेज है जो उसने जूलियट के घर से लिया था और उसमें रिबेलियन से पहले की तस्वीर है। ये बात सुनकर कैथलीन शॉक हो जाती है, क्योंकि पॉल ने उससे ये बात शेयर नहीं की थी। इस वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच एक आर्गुमेंट होता है जो जल्दी ही सुलझ जाता है, क्योंकि बिलिंग्स ने वो पेज कैथलीन को दिखा दिया है। दोनों ये सोचते हैं कि दुनिया में ऐसा क्या हुआ था कि लोगों को साइलो में प्रोटेक्शन लेना पड़ा, और अब क्या होने वाला है जो शायद पूरी स्पीशीज के खत्म होने का रीजन बन सकता है। वहीं नॉक्स, शर्ली, डॉक्टर निकोल्स, टेडी और मैकेनिकल के कुछ और मेंबर्स वॉकर के पास अपना प्लान लेकर जाते हैं कि वो सप्लाई पर अटैक करके वहाँ से कुछ चीजें चुरा लेंगे, क्योंकि उनके रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। हाँ, उन्होंने फार्म्स का कंट्रोल ले लिया है, लेकिन वो काफी नहीं है। वॉकर का मानना है कि इन्हें अब और तोड़फोड़ और चोरी नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय इन्हें कार्ला को आजाद करने की कोशिश करनी चाहिए। कार्ला को छुड़ाकर सप्लाई का एक्सेस मिल जाएगा। बट यही एक वजह नहीं है वॉकर के लिए। कार्ला उसकी एक्स वाइफ है और इन मुश्किल हालात में उसकी फीलिंग्स फिर से जग गई हैं। इसलिए वॉकर चाहती है कि वो कस्टडी में मर न जाए। नॉक्स और शर्ली वॉकर को समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो बहुत इमोशनल हो जाती है और सबको अपने वर्कशॉप से फौरन निकलने के लिए कह देती है। इसके फौरन बाद वॉकर को एक कॉल आता है। उसे 90th लेवल के पंप को फिक्स करना है और वो डिसाइड करती है कि वो ये काम करेगी। शर्ली उसे देखती है और वार्न करती है कि शायद वो एक ट्रैप में जा रही है, पर वॉकर कार्ला से मिलने के लिए इतनी डेस्परेट है कि वो ये रिस्क लेने को तैयार है, बस अपने प्यार से दोबारा मिलने के लिए। जैसे ही वॉकर मोटर रूम पहुंचती है, बर्नार्ड उसके लिए परेशानी खड़ी कर देता है। शुरुआत में वॉकर बर्नार्ड से नहीं डरती, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि मेयर को खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। बर्नार्ड बस ऐसे ही अंदाजा लगाकर कुछ करने की कोशिश कर रहा है ताकि मैकेनिकल के आग बबूला रिबेलियन को खत्म किया जा सके। लेकिन जैसे ही बर्नार्ड वॉकर को धमकी देता है कि अगर वॉकर ने रिबेल्स के प्लान्स रिवील नहीं किए तो कार्ला को टॉर्चर किया जाएगा, ये सुनकर वॉकर का सब्र धीरे धीरे टूटने लगता है। बर्नार्ड को रिबेलियन के बारे में जो भी चाहिए था वो सब जानने के बाद वो वॉकर को कार्ला से मिलने की परमिशन देता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, बर्नार्ड सच में वॉकर और कार्ला की मुलाकात नहीं करवाता। वो बस वॉकर को दूर से कार्ला को देखने देता है और प्रॉमिस करता है कि जब तक वॉकर डाउन डीप की इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचाती रहेगी, कार्ला जिंदा रहेगी। वॉकर अपने डेस्परेशन के चक्कर में बर्नार्ड के इस फेक डील को मान लेती है और वादा करती है कि वो तब तक उसके लिए काम करेगी जब तक बर्नार्ड को पूरा यकीन नहीं हो जाए कि रिबेलियन खत्म हो चुका है। वॉकर के इस धोखे की वजह से टेडी और मैकेनिकल के कुछ और मेंबर्स जो सप्लाई चुराने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। शर्ली इस हार के बारे में वॉकर को इन्फॉर्म करती है। उसका कहना है कि इन्हें जुडिशियल को रेड के बारे में इन्फॉर्म करने वाले मुखबिर को ढूंढना होगा। शर्ली ये नहीं जानती कि वो जिस मुखबिर को ढूंढ रही है वो उनके सामने ही है। बर्नार्ड अपने कैमरास के थ्रू वॉकर की वर्कशॉप में ये सब देख रहा है। दूसरी तरफ लूकस बर्नार्ड के ऑर्डर्स पर मेडॉस के रूम में एंटर करता है और देखता है कि जज सिम्स के लोग जुडिशियल की तरफ से ऑलरेडी रूम की चीजें इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। लूकस और जुडिशियल के लोगों के बीच थोड़ी बहस होती है कि किसमें ज्यादा पावर है, लेकिन जैसे ही लूकस अपना कार्ड दिखाता है, जुडिशियल के ऑफिशियल्स वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लूकस यहाँ पैक्ट की मदद से कुछ क्रिप्टिक चीजें सॉल्व करने लगता है।
ये सोचना थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि वो मेडॉस के रूम में ही क्यों ये सब कर रहा है, जबकि उसे बर्नार्ड ने मेडॉस की द विज़र्ड ऑफ ओज की कॉपी और सीक्रेट आईटी लाइब्रेरी का एक्सेस भी दिया है। हो सकता है वो और क्लूज ढूंढ रहा हो। ये शायद अपने नए बैच के साथ एक पावर ट्रिप पर हो और देखना चाहता हो कि उसके बैच से कौन से डोर्स खुलते हैं। ये अभी क्लियर नहीं है। तो लूकस सल्वाडोर क्विन के एक डिसेंडेंट टेरेंस पेनब्रूक को ट्रैक करता है। पेनब्रूक एक फैमिली ओन्ड बिजनेस चलाता है जहां वो वूल बनाते हैं, जो कैमरास की क्लीनिंग रिचुअल के लिए और अप टॉपर्स के लिए ब्लैंकेट के लिए यूज होती हैं। और हाँ, ह्यू होवे के ट्रायलॉजी की पहली नॉवल का नाम भी वूल है। लूकस अपने ब्लू बैज की अकड़ दिखाते हुए पेनब्रूक के डोर स्टेप पर पहुंचता है और उनसे पूछता है कि क्या उनके पास अभी भी क्वीन की कोई ओरिजिनल चीज है। पेनब्रूक एक्सप्लेन करता है कि इनकी फैमिली पिछले 5 जनरेशन से एक ऑनेस्ट लाइफ जीने की कोशिश कर रही है, क्योंकि क्वीन के शेमफुल एक्टिविटीज का बोझ इनके ऊपर था। इसी वजह से इनके पास अब क्वीन से जुड़ी कोई चीज मौजूद नहीं है। ये सुनकर लूकस थोड़ा एरोगेंट बिहेव करने लगता है, लेकिन पेनब्रूक उसके टफ गाय एक्ट को फौरन देख लेता है। वो लूकस को समझाता है कि उसे अपना एटीट्यूड कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि एक दिन कोई उसका ये ब्लू बैज का घमंड तोड़कर उसके मुंह पर मुक्का मार देगा। लूकस बर्नार्ड के पास वापस लौटता है और बोलता है कि क्वीन एक फेलियर था, उसने रेबल्स को हिस्ट्री बुक्स जलाने दिया और उसका पास्ट एक्सप्लोर करना वेस्ट है। बर्नार्ड उसकी बात को फौरन डिसअप्रूव करता है और बताता है कि ये सब प्रोपेगेंडा है। मेयर के मुताबिक क्वीन साइलो के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी था। बर्नार्ड कहता है कि क्वीन ने ये समझ लिया था कि साइलो में रेबेलियंस एक पीरियोडिक पैटर्न में होते हैं, क्योंकि लोग अपनी हिस्ट्री के बारे में जानते थे और उससे इंस्पायर होते थे। इसलिए क्वीन ने हर वो चीज डिस्ट्रॉय कर दी जो अगली जनरेशन को अथॉरिटीज के खिलाफ बोलने के लिए मोटिवेट कर सकती थी। ये भी क्लेम किया गया कि उसने पानी को एक ड्रग से कंटेमिनेट किया, जो धीरे धीरे सबकी मेमोरीज को मिटा देता था, ताकि लोग सच और झूठ के बीच का फर्क न समझ सकें। इसका नतीजा ये हुआ कि साइलो 18 ने लगभग 140 साल तक पीसफुली टाइम एंजॉय किया। लेकिन जब से वो हार्ड ड्राइव मिली और जूलियट ने रिबेलियन किया, क्वीन के सेक्रीफाइस का असर खत्म हो गया। ये नई इन्फॉर्मेशन लेकर लूकस दोबारा पेनब्रूक के पास जाता है और उन्हें सल्वाडोर क्वीन के बारे में सच का एक हिस्सा बताता है, ताकि उन्हें अपने और अपनी लेगेसी के लिए शर्मिंदगी महसूस न हो। ये स्ट्रैटेजी काम कर जाती है, क्योंकि पेनब्रूक की डॉटर इन लॉ ये रिवील करती है कि अपनी मौत से पहले मेडॉस भी उन्हें ये सेम बात समझाना चाहती थी। मेडॉस का भी एम क्वीन की बुक्स लेना था। पेनब्रूक के पास क्वीन की द पैक्ट की सिर्फ एक कॉपी थी, जो मेडॉस खुशी खुशी लेकर चली गई थी। लूकस को पेनब्रूक से कोई ठोस चीज नहीं मिलती, बट ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए काफी है कि वो उस पैक्ट के वर्जन को फर्दर एक्सप्लोर करे और क्वीन के लेटर का कोड क्रैक करे। सब रिसर्च के बाद जो मैसेज मिलता है वो ये है, द गेम इज रिजिड। वहीं सिम्स रिक से लूकस और उसके लोगों के बारे में बात करता है, जो मेडॉस के अपार्टमेंट में थे, लेकिन रिक सिम्स को उसकी औकात दिखाता है। वो याद दिलाता है कि जब ये दोनों जुडिशियल में थे, तब इन्हें कभी भी ये फर्क नहीं पड़ता था कि मेडॉस क्या कर रही थी। इसलिए अब रिक को ये जरूरी नहीं लगता कि वो जज सिम्स की बात माने और वो जो कह रहा है वो करे। इसके थोड़ी देर बाद ही कमील रिक के सामने आती है और सिम्स की बात मानने के लिए कहती है, क्योंकि सिम्स को लगता है कि बर्नार्ड और लूकस की एक्टिविटीज साइलो को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। रिक बर्नार्ड के लिए इतना लॉयल है कि वो कुछ भी उसके ऑर्डर्स के बिना नहीं करेगा। बट सबको हैरान करते हुए रिक सिम्स को कांटेक्ट करता है और बताता है कि उसने लूकस का पता लगाया है। रिक बताता है कि लूकस एक ऐसी बुक ढूंढ रहा है जो सल्वाडोर क्वीन की हो। जब सिम्स उससे बोलता है कि वो लूकस की एक्टिविटीज के बारे में उसे अपडेट्स देता रहे, तो रिक का कहना है कि ये एक टाइम का फेवर था और वो आगे से सिम्स या कमील के लिए कुछ नहीं करेगा। ये काफी बोल्ड मूव है, क्योंकि अगर कभी सिम्स बर्नार्ड को हटाकर आईटी का हेड बन जाता है तो रिक क्या करेगा। साइलो 18 में जो पावर शिफ्ट्स होते हैं, उन्हें देखते हुए कमील सबसे स्मार्ट काम कर रही है, क्योंकि वो हर तरफ से गेम खेल रही है। सिम्स लूकस के मूवमेंट्स के बारे में जानने के बाद उसे कांटेक्ट करता है और वार्न करता है कि बर्नार्ड उसे कभी न कभी मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा। बेसिकली उसने ऐसा नहीं कहा था, पर मतलब यही है, क्योंकि ये बर्नार्ड की आदत है, जब उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं होती तो वो उसे रास्ते से हटा देता है। सिम्स खुद को इस फेट से बचाने में कामयाब रहा, क्योंकि वो पावरफुल है, बट वो ये सेम बात लूकस के लिए नहीं कह सकता। हाँ, अभी लूकस को लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है, बट असल में वो कोई नहीं है, और ये सच उसे तब समझ आएगा जब वो बर्नार्ड के लिए लेटर डिकोड कर लेगा। लूकस को ये बात समझ नहीं आती, लेकिन सिम्स जानता है यही होने वाला है। इसलिए सिम्स लूकस को एडवाइस देता है कि अगर वो अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहता, तो बर्नार्ड पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय उसके साथ चलने का फैसला करे। सिम्स उसे ये भी बताता है कि अगर लूकस उसकी बात नहीं सुनेगा तो वो हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, जहां उसकी माँ है। लूकस थोड़ा डर जाता है,
अब ये उस पर है कि वो अपनी जिंदगी को किस रास्ते पर ले जाता है। दूसरी तरफ जूलियट, जिसने पिछले एपिसोड में सोलो के अटैक का एविडेंस देखा था, इस एपिसोड में वो और गहराई से इन्वेस्टिगेशन करती है। उसे एक तीर और खून के बहुत सारे धब्बे मिलते हैं। वो काफी डर जाती है। इसके बाद वो एक कुल्हाड़ी उठाती है और ऊपर की तरफ भागने लगती है, ये देखने के लिए कि किसने सोलो को पकड़ा और उसे मारने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वो ऊपर बढ़ती है, उसकी बॉडी कोलैप्स होना शुरू हो जाती है। पिछले एपिसोड में सोलो ने जूलियट को बताया था कि पानी का लेवल इंसान की फिजियोलॉजी पर अलग तरीके से असर डालता है। कम पानी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जितना गहरा पानी होता है उतना ज्यादा प्रेशर होता है, इसलिए हमें स्पेशल सूट्स की जरूरत पड़ती है। जूलियट के पास ऐसी कोई सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट नहीं थी, इसलिए सोलो ने उससे एक बात कही थी, उसे धीरे धीरे डाइव करना होगा और सरफेस की तरफ भी धीरे धीरे वापस आना होगा, वरना फौरन डिकम्प्रेशन होने पर बॉडी टिश्यूज में बबल्स बन सकते हैं जो जानलेवा हो सकते हैं। जूलियट उसका ध्यान रखती है, लेकिन जब ऑक्सीजन सप्लाई कट हो गई तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे सरफेस पर तेजी से आना पड़ा। अब अपने को मरने से बचाने के लिए वो डिसाइड करती है कि वो ऑक्सीजन लाइन को ठीक करेगी, फिर से पानी में डाइव करेगी और जब तक उसके सिस्टम में हो रहे केमिकल रिएक्शन की वजह से स्टेबिलिटी नहीं आती, तब तक पानी के नीचे रहेगी। ऐसे में वो पूरी तरह स्टेबल हो जाती है। जब वो अपने आप को स्टेबल महसूस करती है तो वो सीढ़ियों से ऊपर आती है, जहाँ कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और उसे जख्मी कर देते हैं। ये लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने सोलो को मार डाला है। जूलियट अपने जख्मों को ठीक करने के लिए फर्स्ट एड किट का इस्तेमाल करती है। एपिसोड की आखिर में जूलियट अपनी चोटों का इलाज करने के बाद फिर से स्टेयर्स चढ़ते हुए 3 टीनेजर से मिलती है, जिसमें से एक रिक्सन है जो रिक का प्लम्बर का बेटा है बुक में। ये लोग जूलियट को मारने के लिए तैयार हैं अगर वो कुछ ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करती है। इसका मतलब ये है कि सोलो अकेला सर्वाइवर नहीं था साइलो 17 का, और इन बच्चों का होना ये समझाता है कि सोलो इतना घबराया हुआ क्यों था। हो सकता है सोलो ने पहले कुछ बहुत बुरा किया हो, शायद उसने अपने वॉल्ट में जो रिसोर्सेज रखे थे उन्हें उन बच्चों और उनकी फैमिलीज के साथ नहीं बांटा जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। और अब ये सर्वाइवर्स चाहते हैं कि सोलो को उसकी गलतियों की सजा मिले, इससे पहले कि साइलो 17 डूब जाए। अगर ये सच है तो जूलियट ने फ्लडिंग रोककर उनको वो टाइम दे दिया है जो उन्हें चाहिए, ताकि वो सोलो से बदला ले सकें। पर टेंशन मत लो, जूलियट को कुछ नहीं होगा। उसके पास प्लॉट आर्मर के कई लेयर्स हैं जो उसे बचाएंगे। सोलो के बारे में मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बट मेरा सोचना है कि जूलियट आखिरकार सोलो और उन बच्चों को किसी तरह समझा लेगी, उन्हें साइलो 18 ले जाएगी और उनकी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू करने में मदद करेगी। एपिसोड 9 की शुरुआत होती है पॉल और कैथलीन बिलिंग से, जो डिस्कस करते हैं कि पैक्ट के लॉस तोड़कर ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि साइलो सिस्टम के शुरू होने से पहले जिंदगी कैसी थी। इसके बाद पॉल नॉक्स, शर्ली और हैंक से बात करता है, जिसमें वो बेसिकली याद करते हैं कि अभी तक के इवेंट्स में उन्होंने क्या किया है। फाइनली कॉन्वर्सेशन का मेन प्लॉट आता है, बर्नार्ड को मैकेनिकल के प्लान्स कैसे पता चल रहे हैं, यानी मैकेनिकल में कौन ट्रेटर है। ये समझने के लिए इन्हें कमील सिम से कांटेक्ट करना पड़ेगा। कमील क्यों? क्योंकि वो रेयर अप टॉपर है जो इस मुश्किल वक्त में डाउन डीपर्स की हेल्प कर रही है। उसका दोस्त बनने से शायद कुछ आंसर्स मिल सकें। दूसरी तरफ बिलिंग्स के घर में कैनेडी अपनी आधी अधूरी थियरीज लेकर बैठा है कि आईटी और जुडिशियल लोगों से क्या सीक्रेट्स छुपा रहे हैं। कैथलीन उलझन में होते हुए भी उसकी सारी बात सुन लेती है। रियलिटी ये है कि साइलो के आसपास की हवा पॉइजनस गैसेस से भरी है और जो हेलमेट्स लोग यूज करते हैं उनमें एक फेक इमेज होती है जो इस साइकिल को चलने देती है, जिसमें लोग अपनी जान देकर कैमरास क्लीन करते हैं। लेकिन इस इल्यूजन के पीछे और भी कुछ है और ये शायद साइलो सीजन 4 तक क्लियर हो जाए। उधर एलिमिनेशन के प्रोसेस के थ्रू नॉक्स ने ऑलमोस्ट कंफर्म कर लिया है कि वॉकर ही वो है जो डीप डाउन से आईटी तक मैसेज भेज रही है। ये कंक्लूजन इसलिए आया क्योंकि उसने नोटिस किया कि वॉकर ने अपनी वर्कशॉप में कैमरा रिएक्टिव कर दिया है। जब नॉक्स वॉकर से कन्फ्रंट करता है तो वो उसे डायरेक्टली नहीं बोलता कि उस पर शक है। हालांकि वो ये हिंट देता है कि उसे लगता है कि टेडी की मां ट्रेटर है और ये मैकेनिकल सप्लाई से चुराए गए गन पाउडर का बाकी हिस्सा यूज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। नॉक्स के एक्सप्रेशन से वॉकर को समझ आता है कि नॉक्स एक्चुअली जानता है कि बर्नार्ड उसे मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन बर्नार्ड को लगता है कि नॉक्स को वॉकर और आईटी के बीच की डिटेल के बारे में कुछ नहीं पता। नॉक्स का ये मूव बर्नार्ड को कंफ्यूज कर देता है और उसका ध्यान मैकेनिकल के एक्चुअल प्लान से हटा देता है। इस चक्कर में बर्नार्ड कुछ और बड़ा करने की तैयारी में लग जाता है, जबकि मैकेनिकल अपने रियल एजेंडा पर काम करने के लिए अब बिल्कुल फ्री है। बर्नार्ड शेरिफ डिपार्टमेंट से झूठ बोलता है कि मैकेनिकल साइलो का मेन दरवाजा तोड़ने का प्लान बना रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि डाउन डीपर्स तो बस सप्लाई में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बर्नार्ड काफी क्लेवर और मैनिपुलेटिव बनकर पॉल को बदनाम करता है,
क्योंकि उसने नॉक्स को वॉकर से बात करते सुन लिया था कि पॉल मैकेनिकल का साथ दे रहा है। इस वजह से बर्नार्ड पॉल को उसकी पोस्ट से हटा देता है। सबसे बुरा ये होता है कि बर्नार्ड डेप्यूटीज और सपोर्ट स्टाफ को कैफेटेरिया को एक होल्डिंग सेल में बदलने का ऑर्डर देता है। जब सैंडी और डेप्यूटी मॉली इस डिसीजन को क्वेश्चन करते हैं तो बर्नार्ड उन्हें फौरन चुप करा देता है। पावर का मिसयूज और कंट्रोल की इस गेम में बर्नार्ड क्लियरली एक स्टेप आगे है। इसके बाद पॉल और रॉबर्ट की कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है। पॉल रॉबर्ट को समझा रहा है कि अपोकलिप्स से पहले अर्थ कैसी थी, ये शायद अब भी वैसी ही है, क्योंकि पॉल अभी भी डिस्प्ले को झूठ समझता है। पॉल उससे बर्नार्ड का विरोध करने और लोगों को आजादी दिलाने के लिए बोल रहा है। रॉबर्ट ये बातें कमील के साथ डिस्कस करता है। कमील उससे कहती है कि अगर बर्नार्ड की गवर्नमेंट हट गई तो रॉबर्ट साइलो का कंट्रोल ले सकता है, लेकिन रॉबर्ट कहता है कि उसने लोगों के साथ बहुत गलत किया है, इसलिए वो लीडर नहीं बन सकता। उसकी ख्वाहिश है कि कमील लीडर बने। ये डिसाइड होने के बाद रॉबर्ट का फोकस साइलो 18 के सर्वर रूम के वॉल्ट की चाबी पर है। हमें ये पता है कि वॉल्ट के अंदर रॉबर्ट को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पर असली सवाल ये है क्या रॉबर्ट उस एल्गोरिथम का गुलाम बनेगा जो साइलो को कंट्रोल करती है, या अपनी हिम्मत दिखाकर उस सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करेगा। टेंशन इस बात की है कि उसका डिसीजन साइलो के लोगों की जिंदगी बदलने वाला है। अब साइलो 17 पर आते हैं। यहाँ फाइनली और सर्वाइवर्स का पता चलता है। रिक, ऑड्रे, इनका बेबी, बेनी और ईटर, ये लोग सोलो के साथ रह रहे थे, पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने सोलो को द किलर का टाइटल दिया, क्योंकि उनका मानना था कि सोलो ने रिक और ऑड्रे के पेरेंट्स को मार दिया था। इसकी डिटेल्स बाद में क्लियर होती हैं। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जूलियट के साइलो 17 में आने से लेकर उसके और बच्चों के बीच की फाइट तक के सभी इवेंट्स नजर आते हैं, पर इस बार रिक, ऑड्रे और ईटर के नजरिए से। ये तीनों जूलियट को दूर से देख रहे थे। रिक और ईटर का प्लान था कि वो पहले समझें कि जूलियट अच्छी है या बुरी, पर ऑड्रे स्टेटअप चाहती थी कि उसे खत्म कर दिया जाए, क्योंकि उसने जूलियट को एक थ्रेट समझा। याद है जब जूलियट ने स्टेयरवेल के ऊपर रोप यूज करके आईटी के फ्लोर पर जाने की कोशिश की थी और रस्सी अचानक टूट गई, जिससे वो पानी में गिर गई। वो रस्सी अचानक नहीं टूटी थी, बल्कि ऑड्रे ने उसे काट दिया था। और याद करो जब जूलियट एक एम्प्टी कैन का यूज करके डूबने से बची थी, ये भी एक कोइंसिडेंस नहीं था, रिक ने उसकी हेल्प की थी। इस इंसिडेंट के बाद रिक और ऑड्रे के बीच एक आर्ग्यूमेंट हो गई। फिर जब जूलियट ने सोलो को उसके वॉल से बाहर निकाला तो इन्होंने दोनों को खत्म करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। जूलियट पानी को कंट्रोल करने के लिए साइलो के फ्लडिंग सिस्टम में गई, तब इन्होंने सोलो पर अटैक करके उसे बंदी बना लिया और ये उम्मीद की कि जूलियट पानी में डूब जाएगी। ईटर ने रिवील किया कि जूलियट फिर से बच गई है। इस वजह से रिक और ऑड्रे ने जूलियट को लाइट्स और एरो से धमकाना शुरू कर दिया ताकि उसे उसकी जगह दिखाई जा सके। हाँ, ईटर का प्लान कुछ अजीब सा था। वो प्रिटेंड कर रही थी कि वो मर गई है ताकि वो जूलियट को पकड़ सके। इससे रिक और जूलियट के बीच एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। रिक ये मान जाता है कि अगर जूलियट सोलो को वॉल्ट ओपन करने के लिए रेडी कर दे तो ये उसे उसका सूट लेने और साइलो 17 से निकलने देंगे। वॉल्ट में मौजूद खाना इनका मेन फोकस है। ऑड्रे को ये प्लान पसंद नहीं आया, लेकिन वो इस कंडीशन के साथ एग्री करती है कि वॉल्ट खुल जाए। अब बात ये है कि पूरा सीक्वेंस थोड़ा ऑड लगता है। ये लगता है कि राइटर्स ने पहले डिसाइड किया था कि जूलियट का क्या करेगी और फिर उन इवेंट्स को अलाइन करने के लिए बच्चों की एक्टिविटीज को एडजस्ट किया। इस वजह से उनके डायलॉग्स और आर्ग्यूमेंट्स जैसे जूलियट को मारने की बात या उसे जिंदा रखने का डिसीजन कमजोर और जरा भी कन्विंसिंग नहीं लगता। सबसे बड़ा लूप होल ये है कि फ्लडिंग का इशू कहीं भी एड्रेस नहीं किया गया। जूलियट और सोलो जो पानी का फ्लो रोकने की कोशिश कर रहे थे वो एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम थी, पर उसका जिक्र इन बच्चों के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया। ये समझना मुश्किल है कि क्या उन्होंने फ्लडिंग का रिस्क इग्नोर कर दिया था, या उन्हें पता ही नहीं कि फ्लडिंग हो रही है, या फिर शायद सोलो का फ्लडिंग के बारे में सोचना गलत था और पानी एक्चुअली ऊपर नहीं आ रहा था। वहीं ईटर और जूलियट आईटी रूम जाते हैं ताकि वॉल्ट का कॉम्बो ढूंढ सकें, क्योंकि सोलो से वो कोड इजीली नहीं मिल रहा। यहाँ हमें एक इम्पोर्टेंट बात पता चलती है। टेस रिक की मॉम थी, चेज ऑड्रे का डैड और रसल साइलो 17 का आईटी हेड था। टेस और चेज एक साथ आते हैं और उनका एक बेटा होता है, बेनी, जो रिक और ऑड्रे का हाफ ब्रदर लगता है। ईटर का इन सब से डायरेक्टली कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। उसकी माँ ने टेस और चेज से रिक्वेस्ट की थी कि जब वो चले जाएं तो वो ईटर का ध्यान रखें। अब भूख से बचने के लिए टेस और चेज वॉल्ट खोलने की कोशिश करते हैं और शायद इसी प्रोसेस में सोलो उन्हें मार देता है। इसी वजह से रिक, ऑड्रे और बेनी ईटर को ईटर कहते हैं और अपने पेरेंट्स की मौत का ब्लेम उस पर डाल देते हैं। इस कॉम्प्लेक्स बैक स्टोरी को जानने के बाद ये क्लियर होता है कि ग्रुप के रिश्ते काफी टैंगल्ड और इमोशनल बैगेज से भरे हुए हैं।
ये टेंशन उनके आपस के कॉन्फ्लिक्ट और एक्शंस में क्लियरली दिख रही है, स्पेशली जब सर्वाइवल और ट्रस्ट जैसे इश्यूज हैं। वैसे जूलियट ये बैक स्टोरी सुनने के मूड में नहीं है, इसलिए वो ईटर को दोबारा बोलती है कि वो कोड पर ध्यान दे। तभी एक कोइंसिडेंस के थ्रू ईटर को रसल का एड्रेस मिलता है और जूलियट को एक बैग जिसमें एक सूट है, लेकिन वो इस बारे में किसी को नहीं बताती। जूलियट ईटर से पूछती है कि टेस और चेस कैसे वॉल्ट की कोड कॉम्बिनेशन ट्रैक करते थे। तभी जूलियट को समझ आता है कि जो नंबर्स ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं वो रैंडम नंबर्स नहीं हैं, वो कोड नंबर्स हैं जो उन्होंने पहले ट्राई किए थे और फेल हो गए। जूलियट ने कुछ नंबर्स को इरेज कर दिया, इसलिए अब वो उन हाफ इरेज डिजिट्स को दोबारा लिखती है ताकि पूरी पिक्चर समझ सके। इसी दौरान ईटर सरनेम का कॉन्सेप्ट समझती है। जूलियट को याद आता है कि सोलो ने एक बार क्लासरूम के बारे में बात की थी। उसे समझ आया कि सोलो रसल का बेटा है। जब रिबेलियन हुई थी तो वो बस छोटा बच्चा था। रसल का जो लास्ट ऑर्डर था वो था वॉल्ट का डोर बंद रखना, और सोलो का असली नाम जिमी है। जूलियट और ईटर के पास ये नई इन्फॉर्मेशन आने के बाद दोनों फौरन वापस जाते हैं। रिक जूलियट के खिलाफ है, लेकिन जैसे ही ईटर उसे उसकी माँ का ब्रेसलेट देती है, रिक पीछे हट जाता है और जूलियट को सोलो यानी जिमी से मिलने देता है। जूलियट को अब एक मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। वो सोलो से कोड लेने की कोशिश कर रही है ताकि ऑड्रे अपने बच्चे को खाना दे सके, और साथ ही ऑड्रे को भी ये कन्विंस करना पड़ेगा कि वो सोलो को ना मार दे, क्योंकि उसने रिक की मॉम और ऑड्रे के डैड को मार दिया था। ये सब कुछ तब हुआ जब रिबेलियन हुई थी। सोलो सिर्फ 12 साल का था और रसल शेरिफ के हाथों मारा गया। ये सब सोलो के सामने हुआ। सोलो ने कुछ नहीं किया क्योंकि उसके डैड ने उसे ऑर्डर दिया था कि वो वॉल्ट का दरवाजा कभी ना खोले। ये बात उस बच्चे को इतना ट्रॉमेटाइज कर गई कि उसका दिमाग ठीक से डेवलप ही नहीं हो पाया और वो एक रोबोट की तरह बन गया, जिसका सिर्फ एक ही काम था, वॉल्ट को प्रोटेक्ट करना। कई साल बाद टेस और चेस कोड ढूंढकर वॉल्ट का दरवाजा खोलने में कामयाब होते हैं, लेकिन जब सोलो सो रहा होता है वो तब उस पर हमला कर देते हैं। तब सोलो दरवाजा बंद कर देता है और दोनों सफोकेट होकर मारे जाते हैं। ऑड्रे को ये स्टोरी सच नहीं लगती तो जूलियट सोलो की बॉडी पर लगे गन शॉट वुंड दिखाती है। जूलियट ये भी समझाती है कि सोलो और बाकी लोग काफी कुछ सह चुके हैं और सभी सर्वाइवर्स को आगे बढ़ना होगा बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए। जैसे ही सोलो को पता चलता है कि इनके पास एक बेबी है, वो वॉल्ट का दरवाजा खोल देता है। सोलो जूलियट को सूट देता है। वो ये भी मानता है कि उसने अपने डैड के सूट के बारे में उससे छुपाया। हर आईटी हेड को ये सूट दिया जाता है ताकि अगर एयरलॉक ब्रीच हो जाए तो वो वॉल्ट को सिक्योर कर सकें। जूलियट सोलो से गुस्सा होने की बजाय सिचुएशन को लाइटली लेती है। सोलो सोचता है कि जूलियट आखिर सूट लेकर क्यों नहीं भागी, क्यों उसने सोलो की जिंदगी बचाने की कोशिश की और इंश्योर किया कि उन बच्चों को खाना मिले। वो रियलाइज करता है कि जूलियट में इंसानियत है और वो कभी नहीं चाहेगी कि किसी भी सर्वाइवर को भूखा मरना पड़े। अब लूकस पर आते हैं। उसे लगता है कि उसने ही पहली बार डिस्कवर किया है कि उसका साइलो अकेला नहीं है और भी 50 साइलोज हैं। लेकिन बर्नार्ड तो पहले से ही ये बात जानता था। जब लूकस इसके रीजन के बारे में पूछता है तो बर्नार्ड कैजुअली बोलता है कि उसे कुछ नहीं पता। बेसिकली बर्नार्ड का कैरेक्टर इंटेंशनली कंफ्यूजिंग बनाया गया है या बस ऐसे ही लिखा गया है, पता नहीं, लेकिन ये काफी अनोइंग लगता है। मतलब वो कहता है कि सब आईटी हेड और उनके शैडोज को दूसरे साइलोज के एग्जिस्टेंस के बारे में पता होता है, पर जब बर्नार्ड ने केल को अपना शैडो बनाया तब उसे ये नहीं बताया, और अब वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे लूकस स्टूपिड हो। इसके अलावा लूकस ये चेक करने की कोशिश करता है कि जूलियट अगले साइलो तक पहुंच सकती थी या नहीं। बर्नार्ड अपने तरीके से उस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर देता है। क्या ये उसका घमंड है या फिर वो ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, जबकि असल में उसे पता है कि जूलियट जिंदा है। बर्नार्ड के कहने पर लूकस क्वीन के लेटर को और गहराई से देखना जारी रखता है और वो कुछ पार्ट उसका डिकोड कर लेता है, जिसमें एक डिवाइस का जिक्र है, सेफगार्ड। थोड़ी और डिकोडिंग के बाद लूकस को सल्वाडोर का डायरेक्टिव मिलता है जो कहता है कि साइलो के नीचे जाकर एक ऐसा टनल ढूंढो जो सब साइलोस को जोड़ता है। लूकस ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बर्नार्ड को देने भागता है, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आता। वो सर्वेलियंस रूम में लोगों को स्पाई कर रहा है और हमें दिखाया जाता है कि वो नॉक्स और वॉकर की बातचीत सुन रहा है, जिसमें शेरिफ बिलिंग्स मैकेनिकल के कॉज में शामिल है। नॉक्स के जाने के बाद बर्नार्ड वॉकर से कहता है कि वो मैकेनिकल का प्लान समझे और वो कमरे से बाहर नहीं जाएगी। अब लूकस की बात करें तो वो अपनी माँ के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो क्वीन के पेट की एडिशन छुपा दे, लेकिन लूकस की माँ, जो अपने बेटे से कुछ ज्यादा ही परेशान है, समझ नहीं पाई कि लूकस क्या कर रहा है। वो ये काम करने से मना कर देती है। यहाँ ये क्लियर हो जाता है कि लूकस अपनी माँ की सेहत के बारे में सबको झूठ बोल रहा है
ताकि सिंपैथी गेन कर सके और किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच सके। वो जूलियट की मदद न करने पर गिल्टी फील करता है और अपनी माँ को एक्सक्यूज बताता है जब जूलियट को सच में मदद की जरूरत थी। लूकस को इतना परेशान देखते हुए उसकी माँ पैक्ट को छुपा देती है। इसके बाद लूकस माइंस में जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन इससे पहले उसे रेडर्स के बनाए हुए बैरिकेड से गुजरना पड़ता है। उसे डाउन डीपर्स का भी सामना करना पड़ता है। वो शर्ली से बोलता है वो जूलियट को जानता है और जॉर्ज को भी। वो कहता है उसका मानना है जूलियट अभी भी जिंदा हो सकती है और वो साइलो के नीचे जाना चाहता है। शर्ली लूकस को जाने देती है। माइंस में लूकस और शर्ली जूलियट को याद करते हैं। लूकस डिसाइड करता है कि वो साइलो के नीचे तक जाएगा। यहाँ उसे एक टनल मिलती है। जब वो टनल के एंट्रेंस पर पहुंचता है, एल्गोरिथम की वॉइस उसे पीछे होने को कहती है। एल्गोरिथम उसे बताता है कि इस टनल को पहले सिल्वरडोर क्वीन मेडोज और जॉर्ज विल्किन ने डिस्कवर किया था, बट एल्गोरिथम जॉर्ज से बात नहीं कर पाया। वो आगे कहता है कि उसने क्वीन और मेडोज को टनल या एल्गोरिथम के एग्जिस्टेंस के बारे में किसी और को बताने से मना किया था, वरना सेफगार्ड प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो जाएगा। यही डायरेक्टिव लूकस पर भी लागू होता है। वो प्रॉमिस करता है कि वो इसे फॉलो करेगा। उसने एल्गोरिथम को बताया कि वो ऑलरेडी सेफगार्ड के बारे में जानता है। एपिसोड की शुरुआत होती है नॉक्स और शर्ली से, जो पीट को बर्नार्ड के रूल को खत्म करने के मिशन में रिक्रूट करते हैं। शर्ली लूकस को लाने किसी को भेजती है ताकि बेसमेंट में उसकी डिस्कवरीज के बारे में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके, लेकिन लूकस किसी तरह बर्नार्ड तक पहुंचने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ नॉक्स, शर्ली, हैंक और पॉल वॉकर के वर्कशॉप में इकट्ठा होते हैं और अपना प्लान डिस्कस करते हैं। बर्नार्ड को धमकाना कि अगर उसने साइलो के बाहर की सच्चाई और मेडोज की मौत के पीछे का रीजन नहीं बताया तो जनरेटर को उड़ा दिया जाएगा। पर ये सिर्फ एक धोखा है। मैकेनिकल सिर्फ बर्नार्ड को कंफ्यूज और डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जबकि असली प्लान कुछ और ही है। जैसे ही बर्नार्ड को ये बात पता चलती है, वो पैनिक हो जाता है और रिक को ऑर्डर देता है कि सब रेडर्स को जनरेटर रूम भेजा जाए ताकि उसे एक्सप्लोजिव से बचाया जा सके। केओस के बीच लूकस को पकड़ लिया जाता है। इसी दौरान नॉक्स, शर्ली, टेडी और उनका ग्रुप एक और बैच ऑफ रेडर्स के साथ लड़ता है, लेकिन उन्हें हरा दिया जाता है और कैफेटेरिया में बंद कर दिया जाता है। पॉल, कैथलीन, उसका बेबी, कैनेडी और डाउन डीप के ज्यादातर लोग इनके साथ मिल जाते हैं। सर्वेलियंस रूम में बर्नार्ड डिएगो को ऑर्डर देता है कि रेडियो कम्युनिकेशन रिस्टोर करे। वो बार बार अपनी कीचेन को चेक कर रहा है, वो ब्लिंक नहीं कर रही। ये देखकर बर्नार्ड राहत की सांस लेता है। उसे लगता है कि इनका साइलो अभी सेफ है। अब ये देखना होगा कि मैकेनिकल का असली प्लान क्या है और क्या वो बर्नार्ड को हराकर अपनी फ्रीडम जीत पाएंगे। साइलो के दूसरे हिस्से में कमील रॉबर्ट से कहती है कि वॉल्ट के अंदर जाने का रास्ता ढूंढे, क्योंकि इन्हें लगता है कि अभी भी खतरा टला नहीं। वॉल्ट अभी सबसे सेफ जगह है। रॉबर्ट फौरन बर्नार्ड को ढूंढना शुरू करता है क्योंकि वॉल्ट की चाबी बर्नार्ड के पास है। दूसरी तरफ शर्ली लूकस से मिलती है और उसे बेसमेंट में उसकी डिस्कवरी के बारे में पूछती है, पर लूकस बार बार बोलता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। वॉकर, नॉक्स, शर्ली और पॉल का कार्ला के साथ रियूनियन होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए सिचुएशन टेंस हो जाती है। रिक रिवील करता है कि वॉकर और बर्नार्ड के बीच एक डील हुई थी। नॉक्स, जो बर्नार्ड के अगेंस्ट प्लानिंग कर रहा था, वॉकर पर मैकेनिकल को हर्ट करने और बर्नार्ड के साथ मिलने का इल्जाम लगाता है, जिससे कार्ला अपसेट हो जाती है। वॉकर, जो प्रिटेंड करती है कि अब उसके साथ कोई नहीं रहना चाहता, रिक से बोलती है कि उसे बर्नार्ड के पास ले चले ताकि वो बर्नार्ड से बात कर सके। इसी वक्त पीट रेडर को बाईपास करता है, जो जनरेटर रूम की तरफ भाग रहे होते हैं, जो एक्सप्लोसिव से भर दिए गए हैं। पीट हैंक के साथ कुछ एक्सप्लोसिव लेकर 90th लेवल की तरफ निकल जाता है। वहीं बर्नार्ड वॉकर को अपने चेम्बर ले जाता है और खुद पर घमंड करता है कि रेडर्स जनरेटर के एक्सप्लोसिव्स को सक्सेसफुली डिफ्यूज करने वाले हैं। इस दौरान वॉकर फालतू बातों से बर्नार्ड को बिजी रखती है ताकि पीट और हैंक को एक्सप्लोसिव सेट करने का टाइम मिल जाए। पर एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बॉम्ब्स हैंडल करते वक्त टाइमर मैकेनिज्म गिर जाता है, इसलिए इन्हें मैन्युअली बॉम्ब उड़ाना पड़ेगा। हैंक ये काम करने के लिए तैयार है, पर क्योंकि उसकी लाइफ अभी पूरी बाकी है, पीट डिसाइड करता है कि वो यहाँ रुकेगा और अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा एक बड़े मिशन के लिए। पीट हैंक को अपनी वॉच देकर कहता है कि अगर उसकी जूलियट से मुलाकात हो तो ये वॉच उसे दे दे और उससे कहे कि शी इज परफेक्ट। बॉम्ब ब्लास्ट होने में थोड़ी देरी हो जाती है। वॉकर अपनी स्टोरी बर्नार्ड को फिनिश करते वक्त बताती है कि कैसे उसने, नॉक्स और मैकेनिकल के लोगों ने बर्नार्ड को बेवकूफ बनाया। उन्होंने सीसीटीवी के थ्रू बर्नार्ड का ध्यान वर्बल कम्युनिकेशन पर लगाया, जबकि असली प्लानिंग साइन लैंग्वेज के जरिए हो रही थी। आखिर में बॉम्ब्स फट जाते हैं और पूरा एरिया हिल जाता है। ब्लास्ट बर्नार्ड के होश उड़ा देता है, साथ ही उसका घमंड भी चूर चूर हो जाता है।
अब देखते हैं कि इसका बर्नार्ड के रूल और मैकेनिकल के रिबेलियन पर क्या असर होता है। पीट के हीरोइक सैक्रिफाइस के बाद डेप्यूटी मॉली पॉल, कार्ला, नॉक्स और शर्ली को फ्री कर देती है। ये सब लोग वॉकर और हैंक से मिलते हैं और कैफेटेरिया में बंदी बने लोगों को छुड़ा लेते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से 92 और 90th लेवल के बीच की सीढ़ियां बर्बाद हो चुकी हैं, जिसका मतलब है कि जनरेटर रूम से रेडर्स अब बर्नार्ड की मदद के लिए नहीं आ सकते। और जो रेडर्स बर्नार्ड की हेल्प कर सकते हैं, उन्होंने भी अपने हथियार डाल दिए हैं। उन्हें लगता है कि वो डाउन डीपर की पावर के आगे टिक नहीं पाएंगे। वहीं लूकस बर्नार्ड का सामना करता है और उसके कान में कुछ कहता है जो इनिशियली रिवील नहीं होता। इवन उसने अपनी शैडो की पोस्ट भी छोड़ दी है। इस बात को सुनकर बर्नार्ड पूरी तरह उम्मीद छोड़ देता है। जब रॉबर्ट बर्नार्ड के पास पहुंचता है और लूकस के मैसेज के बारे में पूछता है, बर्नार्ड रॉबर्ट को अपना शैडो बना लेता है, अपनी की चेन उसे दे देता है और वॉल्ट का कोड बताता है। आप अगर सोच रहे हैं कि बर्नार्ड ने रॉबर्ट को शैडो क्यों बनाया, तो इसका रीजन है एल्गोरिथम सब कुछ सुन रहा है। जब तक एल्गोरिथम ये कंफर्म नहीं कर लेता कि रॉबर्ट अब ऑफिशियली नया शैडो है, तब तक वॉल्ट या किसी और चीज का एक्सेस रॉबर्ट को नहीं मिलेगा। उधर साइलो 17 में रिवील होता है कि जिमी के डैड के पास एक प्रॉपर प्रोटेक्टिव सूट था और उसकी माँ को अपना सूट खुद बनाना पड़ा। जब होप यानी ईटर जिमी से पूछती है कि क्या कॉनरो फैमिली के बाकी मेंबर्स को सूट्स दिए गए थे, इस पर जिमी का जवाब है सिर्फ उसके डैड के पास था। तो एक अनकंफर्टेबल सच्चाई सामने आती है। अगर आईटी हेड को सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए प्रोटेक्टिव सूट दिए गए थे और उनकी फैमिलीज को नहीं, तो ये सिस्टम कितना अनफेयर और सेल्फिश लगता है। मतलब क्या ये माना जा सकता है कि क्राइसिस के वक्त हर आईटी हेड अपनी फैमिली को छोड़कर खुद को बचा लेगा? ये सोच ही काफी डिस्टर्बिंग है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक माँ अपने सर्वाइवल के लिए खुद अपना सूट बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि उसके हस्बैंड के पास एक रेडीमेड सूट था। ये मूवमेंट न सिर्फ कॉनरो फैमिली के लिए ट्रेजिक है, बल्कि इस पूरे साइलो सिस्टम के फ्लॉड नेचर को भी एक्सपोज करता है। और अगर सिस्टम ऐसे सेल्फिश लोगों को रिवॉर्ड करता है, तो नेचुरली रिबेलियन तो होगी ही। वहीं जिमी को अपने अपार्टमेंट में चीजें ढूंढते हुए सेफगार्ड प्रोसीजर मिलता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, क्योंकि ये प्रोसीजर साइलो के अंदर काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन को गवर्न करता है। सेफगार्ड प्रोसीजर का मेन काम ये इंश्योर करना है कि जब भी किसी रिबेलियन या किसी इमरजेंसी सिचुएशन का सामना हो, साइलो के अंदर किसी भी अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज या रिस्क को हैंडल किया जा सके। अगर ये प्रोसेस ट्रिगर होता है, तो किसी भी पल पूरे साइलो को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जिमी कहता है कि ये प्रोटोकॉल साइलो के अंदर लोगों को मारने के लिए डिजाइन किया गया है और उसके मॉम डैड ने पहले इसे डीएक्टिवेट किया था। इस वजह से उनका रिबेलियन सरवाइव कर गया, चाहे बाद में लोग भूख से मर गए हों। उसके पेरेंट्स ने कैसे डीएक्टिवेट किया, ये डिटेल्स क्लियर नहीं है, लेकिन इसका एल्गोरिथम और सिस्टम के अंदर की फंक्शनिंग के साथ कुछ लेना देना लगता है, जिसके बारे में जिमी को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, जिमी को लगता है कि साइलो 18 में अब रिबेलियन हो रही है। अगर रिबेलियन कामयाब भी होती है, तो सेफगार्ड प्रोसीजर एक्टिवेट होकर सबको खत्म कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि साइलो के लोग ब्लास्ट डोर ओपन करते हैं या बाहर जाने की कोशिश करते हैं, तो असली मौत का रीजन वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट नहीं, बल्कि वो सेफगार्ड प्रोसीजर होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर जूलियट अपने दोस्तों और फैमिली को बचाना चाहती है, तो उसे फौरन साइलो 18 पहुंचना होगा और सेफगार्ड डीएक्टिवेट करना होगा। लेकिन पहले उन्हें ये समझना होगा कि जिमी के पेरेंट्स ने कैसे इस डेडली प्रोटोकॉल को रोकने का तरीका ढूंढा था। ये काम आसान नहीं होगा। जिमी तब एक बच्चा था। क्योटिक पीरियड के बावजूद वो याद करता है कि उसके डैड ने सबको बोला था कि बाहर जाना सेफ है, लेकिन शेरिफ के कुछ एक्शंस ने सिचुएशन को उलट दिया और उन्होंने ट्रुथ जानने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जिससे जहर पाइप्स के जरिए फैल गया। उनका प्लान था कि वो उस पाइप को ढूंढकर उसे ब्लॉक कर दें ताकि पॉइजन का रिलीज रुक सके। जिमी और जूलियट ब्लूप्रिंट के थ्रू फिगर आउट करते हैं कि ट्रिगर लेवल 14 पर है, जहां जिमी की मॉम काम करती थी, और दोनों फौरन वहां भागते हैं। इसी वक्त उन्हें साइलो 18 में एक एक्सप्लोजन सुनाई देता है। जिमी का कहना है कि इन्हें अपना प्लान बदलना पड़ेगा और जूलियट को सेफगार्ड पाइप ढूंढने की बजाय फौरन अपने साइलो 18 वापस जाना होगा। यहाँ जूलियट को एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। वो देखती है कि जिमी के डैड का सूट डिस्ट्रॉय हो गया है, शायद इसलिए क्योंकि वो लकड़ी की अलमारी में पड़ा था और कीड़े ने उसे खा लिया है। कुछ समझ नहीं आता, पर ऑड्रे को लगता है कि ये सही वक्त है होप को डांटने का और उसे इस सिचुएशन के लिए ब्लेम करने का। जूलियट बिल्कुल सही तरीके से उसे जवाब देती है, लेकिन जब वो अपनी स्पीच की एंड तक पहुंचती है जो को एक्जिस्टेंस और सर्वाइवल के बारे में थी, तब उसे पता चलता है कि जिमी चला गया है और उसका मेकशिफ्ट सूट भी गायब है। नेचुरली जूलियट सोचती है कि जिमी ने सूट ले लिया और भाग गया, पर असल में ऐसा कुछ नहीं है।
हाँ, जिमी ने सूट लिया है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वो अंडर वाटर जाकर देख सके कि वो कहीं से लीक तो नहीं हो रहा। जूलियट इस जेस्चर से काफी इमोशनल हो जाती है और उसे हक करना चाहती है, पर जिमी इसके लिए रेडी नहीं है। थोड़ी देर बाद जब जूलियट गुड बाय कहती है, तब जिमी फाइनली जूलियट को हक कर लेता है, जिससे ये साबित होता है कि जैसे जूलियट को जिमी पसंद आने लगा है, वैसे ही जिमी को भी जूलियट अच्छी लगने लगी है। वहीं बर्नार्ड अपना सूट पहनता है और एयरलॉक की तरफ बढ़ता है ताकि वो लोगों को साइलो के दरवाजे खोलने से रोक सके, जबकि लूकस अपनी माँ के पास जाता है। लगता है वो अपने आखिरी लम्हे उनके साथ बिताना चाहता है। नॉक, शर्ली, वॉकर, कार्ला, पॉल और हैंक नोटिस करते हैं कि केनेडी एक बड़े ग्रुप को लीड कर रहा है जो साइलो से भागकर सच्चाई देखना चाहते हैं, क्योंकि मैकेनिकल का ये प्लान कभी था ही नहीं। ये सब उन्हें रोकने के लिए दौड़ते हैं ताकि वो कोई बेवकूफी न कर बैठे। वहीं रॉबर्ट लूकस का सामना करता है और गन पॉइंट पर उससे पूछता है कि जो उसने बर्नार्ड से कहा था वो बताए। लूकस अपने वादे पर टिका रहता है जो उसने एल्गोरिथम से किया था और सेफगार्ड प्रोटोकॉल के बारे में कुछ नहीं बताता। वो ये इशारा करता है कि प्रोटोकॉल ऑलरेडी एक्सप्लोजन के बाद चल चुका है और साइलो 18 के पास सिर्फ थोड़ा ही वक्त है। लूकस रॉबर्ट को सलाह देता है कि वो अपनी फैमिली को लेकर वॉल्ट में चला जाए, वहाँ एल्गोरिथम के थ्रू सच्चाई ढूंढे और वहाँ के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करे जब तक साइलो के लोग मर नहीं जाते। रॉबर्ट ने एग्जैक्टली यही किया। उसने एल्गोरिथम से कहा कि वो साइलो को बचाना चाहता है, लेकिन एल्गोरिथम उससे कहती है कि वो अपने बेटे को लेकर बाहर रुके और कमील को वॉल्ट में रुकने के लिए कह देती है। मेरे हिसाब से एल्गोरिथम ने शायद पॉल और रॉबर्ट की बात सुन ली थी, जिसमें वो कमील को साइलो 18 का लीडर बनाने की बात कर रहे थे, और इसीलिए एल्गोरिथम को उस पर भरोसा है कि वो सब कुछ ठीक कर सकती है। ये शायद ये भी दिखाता है कि लूकस गलत है और एल्गोरिथम ये साइलो 1, जो शायद हर साइलो में एल्गोरिथम के काम को देखने का जिम्मेदार है, उसने अभी तक साइलो 18 को छोड़ा नहीं है। दूसरी तरफ केनेडी बर्नार्ड को मारकर बाहर जाने का प्लान बना रहा है। पॉल, शर्ली, हैंक और नॉक्स भीड़ को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, पर वो उनका सामना नहीं कर पा रहे। जब लगता है कि साइलो 18 के दरवाजे अंदर से तोड़ दिए जाएंगे, इन्हें जूलियट नजर आती है। सभी लोग उसे देखकर रुक जाते हैं। वो एक कपड़े पर उन्हें मैसेज देती है कि बाहर सेफ नहीं है। इसके बाद जूलियट साइलो में आने की कोशिश करती है, बट उसे काफी मुश्किल होती है। तभी दरवाजा खुल जाता है। जूलियट अंदर आती है। वो देखती है बर्नार्ड बाहर जाने की तैयारी में है। इनके बीच सेफगार्ड प्रोसीजर को लेकर थोड़ी बहुत बातचीत होती है। जूलियट को जानना है कि इस प्रोटोकॉल के पीछे कौन और क्यों है, लेकिन बर्नार्ड को इससे फर्क नहीं पड़ता। उसको तो बस बाहर जाकर मरना है। जूलियट को शायद इस बात का थोड़ा आइडिया हो गया है और वो इस बात को समझना चाहती है कि असली प्लान क्या है, लेकिन जब वो साइलो में घुसने की कोशिश कर रही होती है तो बर्नार्ड उसको रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि एयरलॉक का एक ऐसा सिस्टम है जहां एक बार डोर ओपन होने के बाद स्पेस को फायर से पर्ज किया जाता है, जिससे कंटामिनेशन रोका जा सके। जूलियट और बर्नार्ड एयरलॉक में ट्रैप हो जाते हैं और उन्हें फ्लेम से गुजरना पड़ता है। हमें पता है जूलियट का सूट फायर फाइटर यूनिफॉर्म से बना है और उसमें हीट प्रोटेक्शन टेप है। इससे क्लियर होता है कि वो फायर से बची रहेगी, जबकि बर्नार्ड, जिसका रेगुलर सूट है, मारा जाएगा। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, वॉशिंगटन डीसी का, जहां कांग्रेसमैन और जर्नलिस्ट के बीच बात हो रही है। उसमें जो हिंट्स दिए गए हैं उनसे लगता है कि ये स्टोरी लाइन एक प्रीक्वल की तरफ जा रही है। रेडियो एक्टिव डर्टी बॉम्ब का प्लॉट और ईरान को ब्लेम करने का ड्रामा क्लियरली एक सेटअप लगता है, जिसे साइलो बनाने के लिए यूज किया जा रहा है। ये डर्टी बॉम्ब अटैक एक एक्सक्यूज हो सकता है न्यूक्लियर एपोकलिप्स को ट्रिगर करने का, जिससे फाउंडर्स अपनी पावर एस्टैब्लिश कर सकें और बाद में वो ह्यूमैनिटी के लीडर्स बनकर सामने आए। कांग्रेसमैन ने जर्नलिस्ट को पेंस डिस्पेंसर दिया। ये वही टॉय है जिसे हमने सीजन 1 में देखा था, जिसे रेलिक की तरह ट्रीट किया जा रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीजन यहीं खत्म होता है। इसके आगे स्पॉइलर हो सकता है। जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से लूकस ने बर्नार्ड को बताया कि जब जमीन फिर से रहने लायक होगी, तब सिर्फ साइलो 1 के लोग ही बाहर जाकर जिंदगी जिएंगे। बाकी साइलोस का कोई मायने नहीं है। शायद हर साइलो के आईटी हेड को ये कहा गया है कि अगर वो अपने साइलोस को सही चलाएं तो उन्हें साइलो 1 में जगह मिलेगी। इसका मतलब है कि उन्हें साइलो के बाहर जाकर रहने का मौका मिलेगा। लेकिन क्योंकि जमीन को ठीक होने में बहुत वक्त लग रहा है, ये आईटी हेड्स फेल होने के लिए सेटअप किए गए हैं। अगर ये सब सच है तो सेफगार्ड प्रोसीजर का क्या लॉजिक है? अगर बाहर का माहौल इतना ही खतरनाक है कि लोग वैसे ही मरने वाले हैं, तो पॉइजनस गैस या पाइप क्यों है? मतलब अगर एटमॉस्फेयर ऑलरेडी सूटेबल नहीं है तो और ज्यादा लोगों को मारने की जरूरत क्यों पड़ रही है?
शायद ये प्रोसीजर सिर्फ उन लोगों को मारने के लिए हो सकता है जो सिस्टम के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये एक ऐसा सेफगार्ड है जो रिबेलियन को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया हो। हमने एपिसोड की लास्ट में जो देखा था उससे लगता है सीजन 3 प्रीक्वल की फॉर्म में आएगा, जो साइलोस के जीनियस को एक्सप्लोर करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आज यानी 17 जैन को सेवरेंस का सीजन 2 आएगा। मैं कल उस पर वीडियो अपलोड कर दूंगी, यानी 18 को। अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। बाय, अपना ख्याल रखिए।